तो ऐसा बोला जाता है कि गोल्ड में बहुत पैसा बनता है, जो बनाते जो सेल करते हैं सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, तो कैसे बनता है ये पैसा? गोल्ड ऑन एन एवरेज हर साल 10 से 11% अप्रिशिएट करता है। जो सोना नहीं बिकता है वो स्क्रैप में जाता है। अभी बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा बूम कर रही है रादर देन गोल्ड ज्वेलरी, इसमें आपका क्या टेक है? यार इंडिया में हर साल 7 लाख करोड़ का गोल्ड खरीद रहे हैं। हम गोल्ड को बहुत ही पर्सनल और इम्पोर्टेंट एसेट मानते हैं, और उसी रीजन से अगर आप देखोगे इंडिया में आज जो इंडिया के हाउस होल्ड्स है उनके पास 25,000 टन से भी ज़्यादा सोना है। जैसे मतलब अगर आप देखोगे 30-40 साल पहले हमारे मम्मी पापा लोन लेते थे तो बहुत बड़े बड़े एसेट्स के लिए लेते थे, घर बनाना है, एजुकेशन करना है। आज लोन लोग लाइबिलिटीज़ के लिए ले रहे हैं, फ़ोन लेना है, लैपटॉप खरीदना है। कोई ऐसा बड़ा स्कैम आपकी नज़र में है जो आपने सुना हो, बहुत सॉलिड ज्वेलरी में स्कैम हुआ हो? जैसे अक्षय तृतीया एक है, मतलब क्या है अक्षय तृतीया? कुछ नहीं है। जूलर्स ने इवेंट बनाया है ये कि अक्षय तृतीया पे गोल्ड बिकना चाहिए। इसके पीछे कोई कहानी नहीं है क्या अक्षय तृतीया के पीछे? अक्षय तृतीया पे बोला जाता है कुछ नया स्टार्ट करो, लोगों ने उसको बोला नया सोना खरीदो। कोलार गोल्ड फैक्ट्री, इसके बारे में आप थोड़ा बताओ ना कि इसके अंदर कुछ एक्चुअली होता है ऐसा? एक हिस्ट्री डेफिनेटली है कि जहाँ पे कुछ ऐसी माइंस थी जहाँ पे इनलीगल तरीके से लोगों से माइनिंग करवाई गई थी। दिल से बोलना, दिल पे हाथ रख के कि बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है, गोल्ड है कि लैंड है? जो आज वाटर क्राइसिस बैंगलोर में हो रहे हैं, राइट, 127 लेक्स हुआ करते थे बैंगलोर, अभी गिन के 27 या 30 बचे। तो सारे लैंड मतलब जहाँ पे वाटर था, जहाँ पे सुखा के वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, डेफिनेटली ये रियल एस्टेट माफिया रिस्पॉन्सिबल है। बट इज देयर अ चेक ऑन इट? नो, बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दैट। हाय, आई एम वीर मिश्रा, आई एम द co-founder of Plus Gold. You may have seen me on Shark Tank India Season 3 this year. I'm here on the Powerful Human Show to talk about my entrepreneurial journey. वेलकम टू द शो द पावरफुल ह्यूमंस। थैंक यू सो मच। और हमने इस पावरफुल ह्यूमंस का जो शो है वो इसलिए बनाया है क्योंकि आप लोगों ने अपनी फील्ड में महारत हासिल करी है, एंड आप लोगों को पता है कि एक्चुअली थिंग्स कैसे वर्कआउट करती है, क्योंकि आपने अपने 15 साल दिए हैं, 20 साल दिए हैं किसी चीज़ को बिल्ड करने के लिए। और हमारे शो के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि लोगों को ये पता चले कि जो लोग कुछ करना चाहते हैं तो उनका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाए, ताकि उनकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाएगी और वो चीज़ों को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो सक्सेस अभी आपको मिली है आपके टर्म्स में, मतलब क्योंकि ब्राह्मणों को बोला जाता है कि अगर आप बिजनेस करोगे तो फेल हो जाओगे, और अगर आप, क्योंकि बोला जाता है कि जो वैश्य होते हैं, जो बिजनेस में एक्चुअली माइंडेड होते हैं, वो बिजनेस करते हैं तो जल्दी से जल्दी पैसा बना लेते हैं, जल्दी चीज़ें कर लेते हैं। बट क्या आपको ऐसा चीज़ फील हुआ है? आई थिंक सक्सेस की डेफिनेशन बहुत ही सब्जेक्टिव होनी चाहिए। मतलब ये एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी हमारे सोसाइटी में आ गया है कि सामने वाले को मैं सक्सेसफुल लगना चाहिए, राइट, और तब मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। बट असल में ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सक्सेस की डेफिनेशन अपने लिए मैं खुद डिफाइन करूंगा कि मेरे लिए ये सक्सेसफुल है। आज जब मैं ऑफिस से घर जाता हूँ, मेरी वाइफ मेरे लिए वेट कर रही होती है, वो खुश होती है, हम लोग साथ में डिनर करते हैं और खुशी से सो जाते हैं, शायद मेरे लिए वो सक्सेस है, राइट। एक हैप्पी लाइफ मेरे लिए सक्सेसफुल लाइफ है। तो हर किसी की सक्सेस की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट होती है, राइट। हर किसी को बिजनेस नहीं करना, राइट, हर किसी का मोटिव नहीं होता है, ठीक है। मेरे बड़े भाई जो है, जिनकी वजह से शायद मैं आज जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, राइट, वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। वो एक यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी में प्रोडक्ट हेड है, राइट, तो वो उसे अपना सक्सेसफुल मानते हैं और वो है भी, राइट। तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल की डेफिनेशन खुद की होनी चाहिए, राइट। और हाँ, बट डेफिनेटली जैसे आप इंडिया में देखो तो देयर आर सर्टन लाइक यू नो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जिन्होंने बिजनेस में काफ़ी अच्छा किया है, राइट। गुजराती, जैन्स, राइट, क्योंकि उन्होंने हमेशा से बिजनेस को बिजनेस के तरीके से ही देखा, राइट। उन्होंने हमेशा से वही करने की कोशिश की जो उन्हें सबसे बेस्ट आता था, राइट। एक सोनार हमेशा सोने का ही धंधा करेगा क्योंकि उससे हमेशा से वो लेगेसी में सीखा है उसने, राइट। तो अगर हम लोग उसमें से सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हटा दे और अगर हम ये देखें कि मुझे सबसे बेस्ट क्या आता है, या मुझे विरासत में कुछ अगर चीज़ मिली है, जैसे अगर मेरे पापा कुछ करते थे और वो चीज़ इनहेरिटेड मैंने अपने अंदर रखी है, तो क्या मैं उससे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। वही एक मोटिव अगर आप रखो तो डेफिनेटली आप आपकी डेफिनेशन के हिसाब से भी सक्सेसफुल बन सकते। तो आप बोलना चाह रहे हैं कि जितनी भी व्यवस्था बनाई गई है उस व्यवस्था के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, या फिर आपकी मर्जी, आपकी मन से काम करना चाहिए? देखिए, मतलब मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि व्यवस्था एग्जिस्ट करती है तो वो सही है गलत है वो नहीं पता मुझे, बट मेरे हिसाब से जो आपको सही लगे आपने वो करना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ भी मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि ठीक है, मेरे पापा का पुराना बिजनेस है, मैं इसको ज्वाइन क्यों करूँ, मैं अपना खुद का कुछ करूँगा। उसमें आई थिंक मुझे लगता है गलत है। मतलब पैसे कमाने के मुझे दो ही तरीके लगते हैं, एक तो आप इनहेरिट कर लो,
ताकि आपके पापा ने जो बनाया आप उसको ज्वाइन करके आप उसको और बड़ा बना लो, या फिर आप फिर खुद का फाइट करके, खुद की हसल करके, खुद की चीज़ों से आप अपनी वेल्थ बनाओ। तो आई थिंक जो व्यवस्थाएं पहले से बनी हुई है उसके बारे में ना छोड़ के अगर आप अपने दिल की सुनोगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे। तो ज्वेलरी की बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिली? तो आप गोल्ड मेकिंग में क्यों नहीं गए एंड आप ज्वेलरी मेकिंग में क्यों नहीं गए? सच कहूँ तो मेरे पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है ज्वेलरी बिजनेस की। जो भी सीखा है पिछले 2-3 साल में ही सीखा है, जब ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी थी प्लस की। और उस टाइम पे मुझे सोने की बस उतनी अंडरस्टैंडिंग थी जितनी मैं कभी मम्मी के साथ या दीदी के साथ जितने देर शॉप में गया था खरीदने के लिए, बस उतनी ही अंडरस्टैंडिंग थी ओके। कि हाँ ठीक है, ये डिज़ाइन पसंद आ गई है मम्मी को या दीदी को, चलो ठीक है इसका बिल पे करो, राइट, बस इतना ही अंडरस्टैंडिंग थी। बट अगर पिछले 2-3 साल में अगर मैं देखूँ तो मुझे अब पूरा लाइफ साइकिल समझ में आ गया है कि एक ज्वेलरी बिजनेस रन कैसे होता है, क्योंकि हम अब उसी वर्टिकल में काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 520 सिटीज़ में प्रेजेंट है, राइट, 300 प्लस ज्वेलर्स के साथ पार्टनर हो गए। तो आई थिंक वो समझ में आ गया है कि अब हाँ मतलब एक ज्वेलर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक कस्टमर्स, राइट, क्योंकि ठीक है मतलब आप सोना तो अपने स्टोर पे रख लोगे, उसको खरीदने के लिए कोई इंसान चाहिए, क्योंकि जब तक आप आपका सोना बिकेगा नहीं, आपका वर्किंग कैपिटल फ्री नहीं होगा, राइट। तो आई थिंक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो किसी भी दुकान का, मतलब लाइक वो फिर वो ज्वेलरी शॉप हो या कोई और स्टोर, राइट, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि कस्टमर आपके डोर से अंदर आ रहा है और डोर से बाहर जाने के पहले उसने क्या कुछ खरीदा है आपसे, राइट। क्योंकि ज्वेलरी एक हाई टिकट बिजनेस है, राइट, मतलब वहाँ पे 2-3 हज़ार का कुछ नहीं मिलता, एक हाई टिकट बिजनेस है। तो ज्वेलर्स के लिए रिटेंशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और इसीलिए शायद आज मेजॉरिटी ज्वेलर्स जो है वो अपनी ये स्कीम्स चलाते हैं, 10+1 और 11+1 टाइप वाली स्कीम, और ताकि उससे वो यूज़र्स को रिटेन कर सके, कि वो एक यूज़र हर रोज़, हर हफ्ते या हर महीने आ रहा है, वो 500-1000 रुपये दे के उसके पास जा रहा है, ताकि उसके पास जो कस्टमर आ रहा है वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में गोल्ड को पास किया जाता है, जैसे जनरेशन वाला बिजनेस, मतलब नानी ने मम्मी को दिया, मम्मी ने मेरी वाइफ को दिया, ऐसा कंटिन्यू चलता रहता है। पर आपको क्या लगता है कि आजकल जो जेंजी टाइप लोग हैं उनका माइंड बहुत शिफ्ट हो रहा है, तो वो गोल्ड खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं और वो फिजिकल ज्वेलरी में तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो क्या आपकी ऐप उनको एक्सेसिबल बना रही है गोल्ड खरीदने के लिए? पहले तो मैं जेंजीज के लिए ऐप नहीं बनाया। अच्छा, नहीं बनाया? मेरा ऐप एक्चुअली हम मिलेनियल्स के लिए है, बिकॉज हमारे लाइफ, इंडिया की आज एवरेज एज 27 है, राइट, 27 हमारे इंडिया की आज एवरेज एज है। तो ये वही लोग हैं जो मिलेनियल्स है, जो एक पूरी लाइफ साइकिल देखते हुए आया है। जैसे मम्मी ने अपना सोना बचाया था बहन की शादी के लिए, राइट, अब ये अपना सोना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, सो दे आर इन दैट जर्नी। तो हम उस भारत के लिए बना रहे हैं जो अभी मिलेनियल है। वहीं पे जेंजी अगर मैं देखूँ तो एक चीज़ जो बहुत अच्छी है उन लोगों के लिए, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, हेवीली लाइक ओपिनियनेटेड, राइट, दे ट्रस्ट देयर इंस्टिंक्ट्स ऑन डेटा, राइट, एंड ऐसा नहीं है कि वो लोग ज्वेलरी पे नहीं बिलीव करते। देयर आर स्पेसिफिक ज्वेलरी ब्रांड्स एंड ज्वेलरी लाइन जो जेंजी को फोकस कर रही है, हाँ, राइट। तो उनकी डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है दैन ट्रेडिशनल डिज़ाइन जो शायद हम मिलेनियल्स को पसंद आए, राइट। तो उनकी ज्वेलरी डिज़ाइंस काफ़ी डिफरेंट है। उन लोगों के यहाँ पे कूल वाला टैग पहन के वाली ब्रेसलेट शायद अच्छा लगे, राइट, हम लोगों को अजीब लगेगा, बट दे लाइक इट। तो उन लोगों की ज्वेलरी लाइंस बहुत डिफरेंट है, राइट। तो उन लोगों की डिमांड भी बहुत ही डिफरेंट रहेगी, दे विल बी वेरी डिफरेंट। तो जेंजी के डिजिटल गोल्ड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं या फिर वो उनको ये चीज़ पसंद आ रही है अभी? हाँ, मतलब आई थिंक द पॉइंट विद डिजिटल गोल्ड इज लाइक इट्स प्लेटूड एट दैट एज ग्रुप, 18 to 24 वाले एज ग्रुप पे, बिकॉज इट्स ईजियर टू मैनेज एंड सेव, राइट। तो जेंजी शायद उस अमाउंट पे ज़्यादा, लेकिन उस फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा बिलीव करे, राइट, बट उसके भी अपने चैलेंजेस है। मतलब बेस्ट ऑफ द डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म अगर मैं फ़ोन पे और पेटीएम को वो कर दूँ, साइड कर दूँ, कोई स्पेसिफिक लाइक 1000 किलो के ऊपर कोई जा नहीं पाया अभी तक के साल का। ओके। मतलब पेटीएम और फ़ोन तो बहुत बेचते हैं सोना। तो गोल्ड अगर देखा जाए तो गोल्ड इलीट लोग जो आपने बोला कि जिनके पास थोड़ा पैसा है वो Right. कर लेते हैं, राइट, बट एक थोड़ा मिलेनियल जो लोग हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जिनको सालों लग जाते हैं कुछ गोल्ड खरीदने में, एक्सेस करने में कि मैं इतना सी गोल्ड खरीद सकूं। तो क्या उनके लिए भी एक्सेसिबल बना रहे हैं चीज़? हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली हमारा जो गोल है कि जब आप ऐप हमारा ओपन करते हो, राइट,
वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना गोल बता दो कि हाँ ठीक है मेरे को साल भर में 10 ग्राम खरीदना है, तो मैं आपको वो ब्रेक डाउन करके दे दूंगा, ठीक है जी दिन का 160 रुपये आप दे दो, साल के एंड तक के 10 ग्राम आपके पास आ जाएगा। ऐप पे हम लोग यूज़र का गोल बहुत ही माइन्यूट लेवल पे ब्रेक डाउन करके उसको दे रहे हैं। यूज़र को लमसम खरीद के रखना है रख दे, राइट, उस पर हम इंटरेस्ट भी देते हैं, गोल्ड पे गोल्ड के फॉर्म में इंटरेस्ट मिलता है, राइट। बट अगर आपके पास लमसम में उतने पैसे नहीं है, आप एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर लो और आपको साल के एंड तक के आपका जो डिजायर्ड अमाउंट है वो मिल जाएगा। तो आप ये बोल रहे हो जैसे मेरे को मेरे एम बना लिया, मेरे को 100 ग्राम साल का खरीदना है, साल का खरीदना है, तो मैं एम डिसाइड करूंगा पहले 100 ग्राम, हाँ जी, एंड उसके बाद मैं मेरे को ब्रेक डाउन करूँगी आपके 200-500 रुपये 1000 रुपये जो भी है वो हर महीने टू महीने आपको स्पेंड करने हैं। तो मेरे को आप फिजिकल गोल्ड दोगे उसके बाद में? आपके ऐप में लॉकर में आपका दिखेगा कि मेरे पास इतना है, आप एक टैप पे अपने घर पे बुला सकते हो। अच्छा, वो गोल्ड आप मेरे को बिस्किट देंगे उसका या फिर वो हाँ हाँ 100 ग्राम पे तो डिलीवरी फ्री है हमारे ऐप पे, राइट। बट अगर आपको आपका गोल्ड डिलीवर करवाना है आप डिलीवर करवा लो, आपको उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट करना है तो हमारे किसी भी पार्टनर के पास चले जाओ, ज्वेलरी में कन्वर्ट कर लो, आपको ऑलमोस्ट काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। मेकिंग चार्जेस वहाँ पे फिर डिस्काउंट मिल जाता है काफी आपको, उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, मान लो 22%। मेकिंग चार्जेस पे नहीं, होल अमाउंट पे डिस्काउंट मिलेगा, नॉट ऑन मेकिंग, मतलब मेकिंग चार्जेस तो कितने होते हैं, मेकिंग चार्जेस एवरेज 10% पकड़ लो आप, 12%। अब उस पर अगर 5% का डिस्काउंट मिला तो क्यूमुलेटिवली तो 0.5% का डिस्काउंट। यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है घूम फिर के हिडन चार्जेस पे, कि सारी कंपनी हिडन चार्जेस पे आदमी का काट लेती है। बिल्कुल, क्या हिडन चार्जेस होते हैं? वेस्टेज होता है, मतलब वेस्टेज होता है, मेकिंग चार्जेस होते हैं, काफी ज्वेलरी में बिल में लोग इंश्योरेंस भी ऐड कर देते हैं। जीएसटी तो हिडन नहीं है, जीएसटी 3% का लगता ही है गोल्ड पे, लेकिन वो गोल्ड की वैल्यू पे लगता है और मेकिंग चार्जेस पे अलग लगता है। तो प्राइमरली अगर आप अच्छी जगह से देखोगे तो बिल जब आपको मिलेगा आपको 2 जीएसटी दिखेंगे उसमें लगे हुए, एक गोल्ड की वैल्यू पे और एक मेकिंग चार्जेस पे अलग जीएसटी, 2 अलग अलग जीएसटी उस पे, तो वो पे करना जरूरी होता है कंज्यूमर को। और इसके अलावा क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं? इसके अलावा हिडन चार्जेस में मतलब यही है, मेजर गेम जो है वो मेकिंग चार्जेस के अराउंड ही होता है, ठीक है। तो अब आपको दिखेगा फ्लैट 10% ऑफ अप टू 2000 रुपीज, ठीक है, 10% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस बट अप टू 2000 रुपीज ओनली। तो अब आप कितने की भी ज्वेलरी ले लो 2000 रुपये ऑफ होंगे आपके, तो हिडन ही है, रेट एक तरीके से आपको पहले इंसाइट कर लिया कि 10% का ऑफ है, बट नहीं है। हमारे ऐप पे ऑन अ डिफरेंट नोट इज वेरी डिफरेंट, वेयर इफ वी आर सेइंग कि यू आर गेटिंग अ फ्लैट 5% ऑफ, इट्स ऑन द एंटायर बिल वैल्यू। तो आप मेरे को डिफरेंस बताओ ना, कि जैसे जर्नल में जाता हूँ एक ज्वेलरी के पास में, वहाँ पे मैं स्कीम करता हूँ, वहाँ पे मैं गोल्ड बाय करता हूँ, आपके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? सबसे पहला डिफरेंस तो है कि आप आपके कंफर्ट में घर पे आप ये चीज़ डिफाइन कर रहे हो मेरे ऐप पे, राइट। आपको किसी ज्वेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको कोई ज्वेलर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा जी हाँ आज मैं राजेश ज्वेलर से ही खरीदूंगा या उसी के पास स्कीम करूंगा, आप ज्वेलर अपना टाइम पे डिफाइन कर सकते हो। तीसरा, आपको जो डिस्काउंट मिलता है हमारे तरफ से फॉर एट अ ज्वेलर इज अ फ्लैट डिस्काउंट ऑन द एंटायर बिल वैल्यू, नॉट ओनली ऑन द मेकिंग चार्जेस। तो अगर मैं कोई ज्वेलर है, राइट, काफ़ी बड़े ज्वेलर्स है जो 8% तक के भी डिस्काउंट दे रहे हैं, राइट, डायमंड ज्वेलरी पे, तो वो मिल रहा है आप, राइट। और जो सबसे मेजर आई थिंक बेस्ट पार्ट है कि अगर आप हमारे ऐप पे 10 ग्राम सेव करते हो, राइट, तो 0.5 ग्राम एक्स्ट्रा तो हम आपके वॉलेट में ऐड कर देते हैं इन अ ईयर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो कैसे ऐड कर रहे हो आप? तो बेसिकली होता है कि जब आप गोल्ड हमारे पास खरीदते हो तो ऑन दी बैक एंड ये गोल्ड लीज होता है। अच्छा, बैक एंड में ये गोल्ड लीज हो रहा है जिसका इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड ही आता है, और ये बहुत लिक्विड है, मतलब आपको आज निकालना है आप आज वापस विड्रॉ कर लो, मतलब इट डजंट टेक टाइम, तो इट्स वेरी सिक्योर। तो मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल ऐप्स हैं, ट्रस्ट का इशू बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, मैंने आप पे इन्वेस्ट किया, कल को आप नहीं हो, तो ट्रस्ट इशू कैसे गेन किया जाएगा? सी आई थिंक सबसे बड़ी जो चैलेंज और रादर जो सबसे बड़ा हमारे लिए टास्क रहेगा हमेशा विल बी फॉर ट्रस्ट ओनली, ठीक है, एंड आई थिंक वी विल बी सॉल्विंग फॉर ट्रस्ट ऑलवेज, बट एंड थैंक्स टू शार्क टैंक एक इनहेरिट ट्रस्ट अभी फिलहाल आ गया है ऐप पे, एंड इसी को अब हम लोग सस्टेन कर रहे हैं बाय हैविंग राइट सेट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स एंड जूलर्स एज आवर पार्टनर, राइट। अगर मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने होम टाउन में जाता हूँ नागपुर में बटुक भाई बहुत बड़े जूलर, राइट, मेरी जनरेशंस वहीं से खरीद रही है ज्वेलरी। अब कल अगर बटुक भाई मेरा पोस्टर लगाया है अपने ऐप स्टोर पे, तो उसके पूरे कस्टमर्स मेरे को ट्रस्टेड मानेंगे, राइट। और इसीलिए हमारा जो मोट है इस इंडस्ट्री में वो हमारे जूलर पार्टनर्स, राइट। आज हमारे जितने भी जूलर पार्टनर्स हैं वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं अपने कस्टमर्स से,
राइट, और वो एक डिफरेंट लेवल का ट्रस्ट हमारे ऐप पे लेके आ रहा है, राइट। मुझे हर किसी को मार्केट करने की ज़रूरत नहीं है, जो इंसान ज्वेलर के स्टोर पे जा रहा है वो मेरा कस्टमर है, राइट, और उसको अगर ज्वेलरी मेरे लिए मार्केट कर दे रहा है, राइट, तो वो तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो मतलब जैसे मान लो मैं आपका एंड यूजर हूँ और मैंने अब मैं पैसा लगाया, अच्छा खासा पैसा लगा दिया, तो मुझे आप ऐसी क्या अश्योरिटी दे रहे हो कि यार मतलब कल को कुछ भी होता है तो मेरे पैसे सेफ है? हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली जो वॉल्ट में आपका गोल्ड सिक्योर्ड है, राइट, कल को लेट्स से मेरा ऐप बंद हो गया, राइट, अगर मेरा ऐप बंद भी हो जाता है तो जो आपका सोना है वो उसी वॉल्ट में रहेगा। बंद होने से पहले आपको उसकी लॉगिन डिटेल्स मिल जाएगी, आप ऑनलाइन जाके लॉगिन करके अपना सोना बुला लो। अच्छा, हम तो बेसिक एक डिस्ट्रीब्यूटर है। जस्ट ए मीडिएटर ताकि आप जो कनेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल चीज़ों को कनेक्ट बिल्कुल करके एक्सेसिबल बना रहे हैं। बिल्कुल That's it all the- बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे शार्क टैंक की भी बात आई है, तो वरुण दुगा का जो ऑफर था, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और आपको क्या मिला उनके थ्रू? देखो मतलब आई थिंक ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि शार्क टैंक पे आप जब जाओगे तो आप वैल्यूएशन थोड़ी बड़ी लेके जाओगे, जिस पे आपको क्लोज करना है उससे ज़्यादा ही लेके जाओगे, क्योंकि निगोशिएशन होगा, राइट, और वहाँ पे तो निगोशिएशन काफ़ी छोटा दिखाया बट एक्चुअल में काफ़ी देर हुआ था, राइट। तो हम लोगों को श्योर था कि लेकिन वी वांटेड लेकिन वरुण फॉर श्योर, राइट, एंड ऑब्वियसली लेकिन अनुपम एंड फ्यू अदर्स, बट हम लोग ने जो वैल्यूएशन पोर्ट्रे करी थी, हमको पता था जो हमारा करंट राउंड चल रहा था दैट वाज एट 40 करोड़, तो वी वर श्योर कि इसके नीचे नहीं जाना है, राइट, बट लेट अस पोजीशन अ लिटिल हायर सो दैट अगर क्लोज भी होगा तो इसी राउंड पे क्लोज होगा, राइट। तो इसलिए हम लोगों ने उस वैल्यूएशन पे पिच किया था। गोल्ड स्क्रैप मार्केट एक्चुअली कितना बड़ा है? यार इंडिया में हर साल अराउंड 7 लाख करोड़ का गोल्ड खरीद रहे हैं पूरे, मतलब इंडस्ट्री अगर मैं देखूँ 7 लाख करोड़ का गोल्ड हर खरीदा साल, जा रहा है। हर साल। इसमें से अगर मैं इंडस्ट्रियल पर्पस हटा दूँ, राइट, वो है इंडस्ट्रियल पर्पस 2 लाख करोड़ का, रिटेल जो मार्केट है हमारा वो 5 लाख करोड़ का है। तो जो 2 लाख करोड़ का इंडस्ट्रियल पर्पस है, इसमें काफ़ी रिसाइकल्ड गोल्ड यूज़ होता है। उसका कुछ परसेंटेज है क्या? उसमें एग्जैक्टली परसेंटेज तो मुझे आइडिया नहीं, बट हाँ मतलब जितना मुझे पता है कि गोल्ड जो इंडस्ट्रियल पर्पस का होता है, राइट, मेजॉरिटी रिसाइकल्ड ही होता है। सो गोल्ड मार्केट में क्या स्कैम होते हैं, किस तरह के स्कैम होते हैं? हाँ, गोल्ड मार्केट में तो काफ़ी बड़े स्कैम होते हैं। क्या क्या मतलब होता है? एक ज्वेलर आपको बोलेगा हाँ जी ये 22 कैरेट का है, आप लेके चले जाओ, आपने ले लिया, आपने कोई चेक नहीं किया, आप उसको बाद में सेल करने जाओगे 18 या 12 कैरेट का मिलेगा वो सोना। तो वो तो अपन वापस क्लेम कर सकते हो उसके पास जाके कि आपने मेरे को 18 कैरेट का दिया। हाँ, बट अगर वो ज्वेलर भाग गया तो गया। मतलब एक बार अभी बहुत बड़े ज्वेलर है, इंडिया के नेशनल लेवल ज्वेलर है, उनका अभी बीच में एक केस आया था, एक यूजर ने आपने कुछ 12 या 13 लाख की ज्वेलरी खरीदी, ठीक है, अब उसने खरीदा कुछ 40-50 ग्राम, कुछ बड़ा अमाउंट था, राइट, उसको किसी टाइम पे कैश की बहुत नीड आ गई, तो वो बैंक के पास गया कि ये मेरे पास गोल्ड है, आप इसका लोन दे दो। तो बैंक ने ज्वेलरी वैल्यूएट करी, उसके अंदर वैक्स भरा हुआ था। ओके, ऐसा भी है? हाँ, वैक्स भरा हुआ था, बोलने के लिए 40 ग्राम था, 4-5 ग्राम का सोना निकला उसमें से, ठीक है। तो बैंक ने बोला इसमें तो वैक्स है, आप हमको फ्रॉड करने आए हो। तो इसने बोला नहीं, मेरे पास तो देखो बिल है इस ज्वेलर का। तो बोले आप जाओ ज्वेलर से बात करो। ज्वेलर के पास गया तो बोले ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, हम ऐसे करते रहते हैं, आपको चाहिए तो हम इसके वैल्यू की पूरी ओरिजिनल एक और दूसरी ज्वेलरी दे देते हैं आप। फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी स्केल अप हुआ था ये, फिर उस ज्वेलर ने इवेंचुअली अपॉलजी लेटर लिखा ऑनलाइन और फिर उनको पूरा पैसा रिफंड किया। तो कितने कस्टमर के साथ ऐसा कर रहे हैं? काफ़ी लोगों के साथ होता है। तो जब भी आप ज्वेलरी खरीदो तो आपको किसके पास जाना चाहिए वापस? तो ऐसा स्टार्टअप बनना चाहिए ना कि पहले ज्वेलरी खरीदो। नहीं, तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने इसके लिए काफ़ी रेगुलेशंस निकाल के रखे हैं, राइट, और गवर्नमेंट ने काफ़ी वेबसाइट्स और सर्विसेज बना के रखी है जिसमें आप अपने गोल्ड की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। जैसे जब भी आप लेकिन सोना खरीद रहे हो तो आप सबसे पहले उनका हॉलमार्क नंबर चेक करो, ठीक है, राइट, हॉलमार्क नंबर लिखा होता है, आप उस नंबर को बस BIS की वेबसाइट पे जाके आप अगर सर्च करोगे हॉलमार्क की वेबसाइट पे, तो आपको उस ज्वेलरी का पूरा लाइफ साइकिल दिख जाएगा कि वो कहाँ पे गोल्ड खरीदा गया था, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ, इस ज्वेलर के पास कब आया और वो हुआ। क्योंकि आजकल लोग नकली हॉलमार्क भी छाप रहे हैं, राइट, इसलिए फिर गवर्नमेंट ने HUD ID निकाला, राइट। अब अभी वो पूरे जगह अप्लाइड नहीं है, बट कुछ बड़े ज्वेलर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे एक लाइफ साइकिल ट्रैकिंग हो जाएगी असली सोने की। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर को भी अवेयर होना कि आप इतनी बड़ी टिकट की परचेज कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आप ट्रैक करो। जैसे हमारे ऐप पे भी जब कोई यूज़र सोना खरीदता है और उसकी डिलीवरी मंगवाता है, राइट, तो हम उसको प्योरिटी सर्टिफिकेट साथ में भेजते हैं कि देख लीजिए ये प्योर है, इसकी ये BIS नंबर है, आप ट्रैक कर लो। तो ये तो मतलब बहुत बड़ा मार्केट आपने बोला, 7 लाख करोड़ का मार्केट है, उसमें तो कितने ज्वेलर्स रोज यही फ्रॉड करते होंगे? काफ़ी लोग करते हैं। स्मॉल टाउन में तो अगर चले जाओ तो बहुत स्मॉल टाउन में ज़्यादा होता है, जो छोटे ज्वेलर्स होते हैं, राइट, मैं हर किसी के लिए नहीं बोलूँगा,
क्योंकि मेजॉरिटी ज्वेलर बस अपना अच्छा धंधा चलाना चाहते हैं। कुछ कुछ ज्वेलर होते हैं जो मतलब बैठे ही फ्रॉड करने के लिए। काफ़ी ज्वेलर्स से उन लोगों ने अपनी चिट स्कीम चलाई थी, राइट, 10-10 20-20 साल लोगों से पैसा लिया और भाग गए। तो मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तो अच्छा गोल्ड लेके आया हूँ, गोल्ड घर पे 22 कैरेट का पड़ा है, और उसमें तो वैक्स बड़ा हो सकता है। हाँ हाँ, मतलब अगर आप देखोगे तनिष्क स्टार्ट ही ऐसे हुआ है। तनिष्क की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पहला मार्केटिंग कैंपेन तनिष्क ने जो किया था वो ये था कि आप पहले आके चेक कर लो अपना सोना सच है या नहीं, आपके पास जो सोना है। उन लोग ने अपने हर स्टोर में एक कैरेट मीटर लगा दिया था, आप लाओ अपना गोल्ड रखो, वो बता देगा कितने कैरेट का है, राइट। और उस वजह से तनिष्क का वॉक इन इंक्रीज हो गया। वॉक इन इंक्रीज हुआ, जहाँ यूजर्स को कंफ्यूजन होता था यार मेरे बिल पे तो इतना लिखा है, ये इतने का मिल रहा है, तनिष्क उस ज्वेलरी को बाय बैक करके नई ज्वेलरी उनको बेच देता था। तनिष्क ने अपना धंधा ही ऐसे स्टार्ट किया ट्रस्ट के नाम पे, क्योंकि टाटा है तो ट्रस्ट उसने सबसे पहले बेचा, राइट। और आज मोनोपोली। दिस इज बिग स्कैम, मतलब कोई भी हाँ, मतलब मार्केट में काफी स्कैम चलते हैं। कोई ऐसा बड़ा स्कैम आपकी नज़र में है जो आपने सुना हो, बहुत सॉलिड ज्वेलरी में स्कैम हुआ हो? हाँ, कुछ 2-3 साल पहले की बात है। मुंबई का एक ज्वेलर था, नाम नहीं लूंगा, राइट। नाम ले सकते हो आप, लो ना आप। ठीक है, एक ज्वेलर थे, राइट। उन्होंने एक स्कीम चलाई थी अपनी ऐसी 10+1 वाली कि आप इतना पैसा डिपॉजिट करो, मैं आपको 1 साल के बाद इतने की ज्वेलरी दे दूंगा। कुछ अराउंड 50-60 करोड़ के डिपॉजिट्स थे, भाग गए। मैंने भी करा था एक जगह पे, थोड़ा बहुत है, और मैं उनको रोज मैसेज कर रहा हूँ कि सर मैं कब वो रिडीम करना है, वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये होता है, काफ़ी ऐसे ज्वेलर्स होते हैं। इसी रीज़न से हमने अपना ऐप बनाया है कि आपको ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो आपकी ऐप के अंदर मतलब जो प्राइसिंग आती है और वो तुरंत चेंज होती है, कैसे, कहाँ से आप पता करते हो कि ये प्राइस, गोल्ड की प्राइस ये आ रही है? ये बेसिकली जो हमारे पार्टनर है, इन्वेस्टर भी है, RSBL एक बहुत बड़े, इंडिया के सबसे बड़े बुलियन मैन्युफैक्चरर है। तो उनका एक डिजिटल गोल्ड का आर्म है विच इज़ ऑगमोंट। तो ऑगमोंट हमारे इन्वेस्टर है, इनकी एक API है जिसके थ्रू हमको डायरेक्ट प्राइस रेगुलरली मिलते रहता है। तो हम लोग वहीं से रिफ्रेश करके प्राइस यूजर को दिखाते हैं। तो ये सबको एक्सेसिबल है, कोई भी हाँ कर हाँ, सकता मतलब है? मेरा ऐप ओपन करो, मेरी वेबसाइट ओपन कर लो, आपको नहीं प्राइस जैसे दिख मतलब जाएगा। मेरे को अगर देखना हो, अगर एज ए AP को लेनी हो तो नहीं कोई भी ले सकता है? नहीं, उनके वेबसाइट पे आपको प्राइस दिख जाएगा, राइट। API उनको प्राइस कहाँ से मिलता है? उनका बेसिकली देखिए, मैं बताता हूँ, जैसे ज्वेलर टू ज्वेलर भी गोल्ड का प्राइस वैरी करता है। ओके, अगर आप जाओगे, में गया तो अलग हाँ, है, अगर तनिष्क का सबसे हाई मिलेगा। हाँ, तनिष्क का गोल्ड प्राइस सबसे हाई मिलेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर आप यहाँ पे लोकल पे कोई एक नुक्कड़ ज्वेलर पे जाओगे, बस वो वेबसाइट पे देखेगा, बोलेगा हाँ जी आज का प्राइस ये है, इसके हिसाब से आप काट लो, राइट। तनिष्क का सबसे हाई रहेगा, तनिष्क अपना प्राइस डिस्प्ले करके रखेगा। मैं तो आज तक ये सोच के जाता था कि यही प्राइस आज का अगर रेट 6,500 चल रहा है, राइट, तनिष्क पे जाओगे 6,700 या 6,800 चलेगा। ऐसा है। मेलोरा पे जाओ 7,000 मिल जाएगा आपको। हम लोग तो मेरे पूरे खानदान में अगर ऐसा देखा जाए तो हम तो यही देख के जाते थे कि आज गोल्ड का रेट वो बता रहा है तो वो सही है। हर जगह अपना प्राइस चलता है, हर जगह अपना अलग है प्राइस। सब जगह पे। हाँ, मतलब एक प्राइस है जो MCX से आता है, हाँ, उसके बाद हर जगह अपना अपना तो वैरी क्या करता हम है। गोल्ड वाले को बोल सकते हैं कि ये प्राइस आप चार्ज करो? बोल सकते ही हो, तो वो करेगा करेगा? क्या आपका वो ज्वेलर टू ज्वेलर वैरी करेगा। तनिष्क क्योंकि अपना पूरा सर्टिफिकेट देता है, हर एक चीज़ देता है, बोलता है जो प्राइस पे आप खरीद रहे हो वही प्राइस पे मैं वापस बाय बैक कर लूंगा, तो वो एक डिफरेंस हो तो जाता है तनिष्क एक्चुअल के साथ प्राइसिंग में। कैसे पता लगाई जाए कि एक्चुअल प्राइस गोल्ड की देखिए, ये कमोडिटी चल रही है, राइट। गोल्ड एक कमोडिटी है, जैसे ही बाकी कमोडिटी ट्रेड हो रही है वैसे ही गोल्ड भी ट्रेड हो रहा है, बेसिस ऑन उसका सप्लाई कितना है और डिमांड कितना है, उस हिसाब से एक इंटरनेशनल प्राइस उसका डिफाइन होता है ट्रेडिंग के हिसाब से, राइट। अब इंटरनेशनल प्राइस डिफाइन होने के बाद इंडिया में जो सप्लाई है, राइट, उस हिसाब से इंडिया में प्राइस वैरी करता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस तो एक है, इंडिया का प्राइस डिफरेंट है। आप भूटान चले जाओगे तो वहाँ पे तो आपको 40,000 रुपये सोना मिल जाएगा, बट वहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि मेरे ही होटल में रुको, मेरा ही खाना खाओ, जहाँ मैं बताऊंगा वहीं पे रहो, तब आपको 40,000 में मैं दे दूंगा सोना। दुबई में चले जाओ, वहाँ पे 10,000 सस्ता मिलेगा आपको, बट वो यहाँ पे ला नहीं सकते ना। हाँ, मतलब आप एक पर्टिकुलर वैल्यू तक खिला सकते हो, बट उसके ऊपर नहीं। ये ज्वेलरी मार्केट पूरा रिलेटेड मार्केट है, मतलब बहुत देखा जाए तो बहुत, मतलब मेजॉरिटी मार्केट तो अनऑर्गेनाइज्ड है ना। जिसको समझ में आता है वो कर ले, जिसको नहीं समझ में आता वो नहीं करे। मतलब अगर मैं ज्वेलरी की दुकान खोलता हूँ, मेरे को थोड़ा अच्छा, तभी मेरे को मेरा एक दोस्त बोलता था सुनारी बात, एंट्री तेरे नहीं को नहीं मिलेगी, पता चलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी, मैं पैसे का कमा रहा हूँ। आपको नहीं, आपको एंट्री नहीं मिलेगी मार्केट में। क्यों? ज्वेलर बिजनेस बहुत कम्युनिटी ड्रिवन है। मैं आज गोल्ड खरीद के खुद की ज्वेलरी शॉप नहीं खोल सकता? कैसे ही करोगे? ऐसे करूंगा, मतलब आप बताओ। मतलब ये एक बहुत कम्युनिटी ड्रिवन मार्केट है, मतलब नॉन ज्वेलर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है एंटर करना। यूजुअली आप देखना ज्वेलर्स जनरेशन से अपना ज्वेलरी शॉप चलाते हैं, राइट। गुजराती, मारवाड़ी, जैन्स, राइट, 80% ज्वेलर यही पूरे इंडिया में, और उनकी
जनरेशंस बिजनेस संभाल रही है। तो मेरे को अगर एंटर करना है, मैं नॉन ज्वेलरी से हूँ, तो कैसे कर आपको सकते पहले हैं? पूरा सप्लाई चेन समझना पड़ेगा, और वो सप्लाई चेन समझने में आपको सालों लग जाएंगे, क्योंकि ज्वेलरी बिजनेस डिफरेंट है। मतलब वो इतना नहीं कि आज मैंने इतना बेचा, आज मैंने इतना खरीदा, नहीं, वो है ही नहीं। आप जो इन्वेंट्री ला रहे हो वो आपकी है ही नहीं, आपने होलसेलर से लाई है, होलसेलर से आपने शायद क्रेडिट पे लाई होगी एक पर्टिकुलर गोल्ड प्राइस पे, आप बेच रहे हो, फिर आप पैसा कमा रहे हो। तो बहुत डिफरेंट बिजनेस है। काफ़ी लोग जो होते हैं बड़े बड़े ज्वेलर्स है साउथ में, राइट, वो लोग सिर्फ और सिर्फ टर्न अराउंड पे खेल रहे हैं कि एक इन्वेंट्री, मैं 100 किलो की इन्वेंट्री कितने बार बेच रहा हूँ मार्केट में। और वो लोगों को वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल वो लोग ले रहे हैं ऐसी स्कीम से। लेट्स सी आज मैंने 100 रुपये का वर्किंग कैपिटल लोगों से एडवांस में ले लिया, 100 रुपये का सोना मैंने खरीदा उससे, और वो 100 रुपये का सोना एक साल में मैंने 4 बार खरीद के 4 बार बेच दिया, और चारों बार मैंने 5-5 रुपये बना लिए कमीशन पे, मेकिंग चार्ज पे। मैंने जिससे 100 रुपये लिया था उसको साल के एंड में मैंने दे दिया, लेकिन मैंने 20 रुपये प्रॉफिट फिर भी छाप दिया। ना ही मेरा रुपये लगा, ना ही मेरी इन्वेंट्री लगी, मैंने यूज़र से ही पैसा लिया, उसी से इन्वेंट्री खरीदी, उसी से मार्केट किया, उसी को 4 बार बेचा और अपने पैसे कमा लिए। एग्जैक्ट कितना नेट मार्जिन बचता है इसमें एग्जैक्ट? वो साल भर में 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है कोई, जैसे आप एवरेज देखोगे तो आप 12 से 13% तो बना सकते हो। बट कम नहीं, 12-13% ज़्यादा है। नहीं, आपकी जो मार्जिन है वो ज्वेलरी में अगर आप देखोगे गोल्ड में उतनी नहीं है। आपकी मार्जिन जेमस्टोन्स, डायमंड, सिल्वर, इसमें ज़्यादा है, इन तीनों में ज़्यादा इन है। तीनों में ज़्यादा है। मतलब सिल्वर में तो बहुत हैवी मार्जिन है। हाँ। मतलब सिल्वर देखिए ना आप, 70 रुपये ग्राम का है, बिकता हुआ काफ़ी हैवी है। कितने रुपए तक? 2-2,500? मतलब हाँ, 5 ग्राम की ज्वेलरी लेने चाहो सिल्वर की, 5 ग्राम की एक अंगूठी ले लो या बिछिया ले लो, रेट वो 1000-1200 रुपये में मिलेंगी। कितने का ये 5 ग्राम, कितने के 250 रुपये का सिल्वर है उसमें। गोल्ड का मार्केट कितना है? 7 लाख करोड़ का। और सिल्वर का मार्केट कितना है? अब अगर आप देखोगे तो जो ज्वेलरी अगर मैं बाकी मिला लूँ 12-13 लाख करोड़ तक के चले जाएगा, दोनों मिला के। जेमस्टोन्स और ये मिला के। कि पोल्की तो मतलब पोल्की तो कुछ है ही नहीं, वो तो पत्थर है, बट बिक रहा है लाखों में। तो एक जो ज्वेलर है, मतलब एक अच्छा खासा ज्वेलर, वो साल का कितना टर्नओवर कर लेता होगा? तनिष्क कुछ करता है अराउंड 12 या 13 हज़ार करोड़ आई थिंक, अकेला। तनिष्क अकेला 12-13 हजार करोड़ का कर रहा है। आई गेस उससे ज़्यादा ही होगा, 20 तक के होगा, 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ और सिर्फ तनिष्क कर रहा है। GRT भी अपना और तो उतना ही है, GRT भी ऑलमोस्ट उतना ही कर रहा है, मलाबार भी ऑलमोस्ट आसपास में ये 7-8 हज़ार करोड़ है, कल्याण 6,000 करोड़ है। और एक साल का। नॉर्मल दुकान वाला साइज पे भी वैरी करता है, आपकी इन्वेंट्री कैसी है, रेट, और आप किस TG पे कर रहे हो। मतलब अगर आप देखोगे, आप अक्षय नगर में निकल जाओगे बैंगलोर में, तो वहाँ पे आपको जूलर एंड बैंकर्स दिखेंगे जिनका इतना सा शॉप होता है, सिल्वर की इन्वेंट्री होती है, राइट, और आप उनको फोटो लेके जाओ कि मेरे को ऐसी ज्वेलरी बनानी है, फिर वो बना के देगा आपको, राइट। तो ये वाले लोग कर रहे होंगे साल का 3-4 करोड़ टाइप। लेकिन वहीं पे एक जो एक्चुअल कोरमंगला में किसी ने शॉप खोल के रखा है, या जैसे राजेश ज्वेलर है, राइट, HSR में, ये कर रहे हो कि 200-300 करोड़ साल का मिनिमम। तनिष्क ऑन एन एवरेज अपने हर स्टोर से 100 करोड़ करता है साल का। अगर कल मैं सुबह उठूं और गोल्ड इररिलेवेंट हो जाए, जस्ट लाइक कोविड आया था, सब बंद हो गया, सब कुछ हो गया, गोल्ड का ऐसा भी कुछ चीजें हैं क्या जो एक्चुअली यूटिलाइज हो सके? सी एक ही तरीका, एक ही आई थिंक मोमेंट आएगा लाइफ में जब गोल्ड इररिलेवेंट होगा, विल बी व्हेन इंडियंस एज अस वी स्टॉप बाइंग गोल्ड। और वो मेरे को दिखता नहीं होते हुए अभी। हम लोग हमेशा सोना खरीदेंगे, क्योंकि हम नहीं खरीदेंगे, हमारी माँ खरीदेगी, हमारी माँ नहीं खरीदेगी, हमारी बीवियाँ खरीदेगी। सोना खरीदना तो बंद नहीं होने वाला इंडिया में। जैसे मैं अगेंस्ट पूरा सोना खरीदने के लिए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है 1% भी। मेरे को चलो ये तो मैंने पहन रखा है क्योंकि हाँ ऐसा है, ठीक है, और मैंने कुछ माना है इसलिए कर लिया, बट मेरे को सोना खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मैं मना ही करता हूँ सबको। मतलब और ये थोड़ा सा एक जेंडर बायस भी है, राइट। एज मेल्स हम लोगों को दूसरे फाइनेंशियल एसेट जल्दी समझ में आ जाते हैं। हम बोलेंगे यार मैं म्यूचुअल फंड में लगा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रिटर्न आएगा मेरे को। बट मतलब हाँ ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो 50% ग्रो हुआ है मेरे म्यूचुअल फंड्स और मेरे स्टॉक्स होल्डिंग पे, ठीक है, बट ये एसेट हमारी माँ और हमारी बहनों को नहीं समझ में आएगा, हमारी बीवियों को नहीं समझ में आएगा। दिल भी लाइक यार मेरे हाथ में तो है ना सोना, मेरे पास जो है, राइट, वो लॉकर में रखा हुआ है, वो थैली में रखा हुआ है, तो दे विल ऑलवेज ट्रस्ट दैट। तो आपको लगता है ये मतलब टोटल ज्वेलरी जो मार्केट है पूरा वुमेन ऑब्सेस्ड है? बिल्ट फॉर देम ओनली, बिल्ट फॉर देम, नॉट फॉर मैन। कहाँ है हमारे लिए, कहाँ ज्वेलरी है? अंगूठी और चेन ही होती है, और क्या होता है, राइट। उनके लिए अलग अलग डिज़ाइंस होती है, पोल्की होती है, माथा टीका होता है, नथनी होती है, ईयर टू होता है, पैरों के लिए बिछिया होती है, पायल होती है। तो आपको क्या लगता है ये जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में बनते हैं,
ये कोई एक्चुअली कोई बंदा जो एंटरप्रेन्योर टाइप का बंदा होता है वो सेल करने के लिए उसने सब चीज़ें बताई है कि यार ये प्रोडक्ट है, गोल्ड है, तो उसने कुछ ऐसा सिनारियो बनाया होगा कि यार आपको ये पहनना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हाँ मतलब आई टेल यू, ज्वेलरी का जो पूरा मार्केट है राइट, ये काफ़ी इवेंट ड्रिवन मार्केट है राइट। 55% ज्वेलरी जो इंडिया में बिकती है वो शादी की बिकती है, वेडिंग ज्वेलरी। तो और वेडिंग ज्वेलरी काफ़ी हैवी होती है, इसलिए मेजॉरिटी ज्वेलर्स अपना फोकस वेडिंग ज्वेलरीज पे रखते हैं। उनके पोस्टर में जो एक्ट्रेस होती है वो भी वेडिंग ज्वेलरी पहन के होती है, क्योंकि उनको पता है सबसे ज़्यादा मार्केट यही है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक काफ़ी ऐसे इवेंट्स है जो बहुत ही मैन्युफैक्चर्ड है, जिसकी रियल में कोई वर्थ नहीं है उस इवेंट की, बट मैन्युफैक्चर्ड है ज्वेलर्स के थ्रू फॉर सेलिंग गोल्ड। जैसे अक्षय तृतीया एक है, मतलब क्या है अक्षय तृतीया, कुछ नहीं है, हाँ। ज्वेलर्स ने इवेंट बनाया है ये कि अक्षय तृतीया पे गोल्ड बिकना चाहिए। अच्छा, उन्होंने इसके पीछे कोई कहानी नहीं है क्या? अक्षय तृतीया के पीछे कोई तो कहानी होगी, हिंदू की कोई कहानी होगी ऐसी। ऐसा कुछ नहीं है, दिन में कम से कम 4 बार ऐसे मुहूर्त आते हैं कि आपने कुछ सोना खरीदना चाहिए। अच्छा। ठीक है, तब आप हर बार तो नहीं खरीदते, अक्षय तृतीया पे भी वैसी कोई मुहूर्त है हाँ। राइट, बट इट वाज नेवर देयर, बट इट वाज नेवर मेंट टू बाय गोल्ड। अक्षय तृतीया पे बोला जाता है कुछ नया स्टार्ट करो राइट, लोगों ने उसको बोला नया सोना खरीदो। और इतना भीड़ पड़ता है, दुकानों में पाँव रखने की जगह नहीं होती है। क्योंकि सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है ना कि अगर आप अक्षय तृतीया पे गिन्नी या सोना नहीं खरीदोगे, ठीक है, लक्ष्मी नहीं आएंगी आपके घर नहीं पे। आएगी। हाँ। तो ये क्रिएट किया गया है ऐसा मार्केट में। मैन्युफैक्चर, टू बी ऑनेस्ट आई थिंक जो सेंटिमेंट्स है हमारे एज इंडियंस, ऐसे इवेंट ज़रूरी भी है। हम इमोशन ड्रिवन एक सोसाइटी है और ऐसे इमोशंस रहना भी अच्छा है। और नहीं होंगे तो फिर ह्यूमंस की बात ही एग्जैक्टली। विदाउट इमोशंस फीलिंग्स। और नहीं ऐसी, और मतलब ऐसी एक होप कि हाँ ठीक है आज मैंने ये करा मेरा अच्छा होगा, ठीक है यार, मतलब इफ इट मेक्स यू हैप्पी व्हाई नॉट। बहुत से लोग बैंगलोर में अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं। वाई बैंगलोर ओनली? क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है? आपने दिल्ली में भी काम किया, बैंगलोर में भी किया और बहुत सारे सिटी में भी किया। See, I think आज से 10 साल पहले if this question would have been there, I would have always said Delhi. There's no place like Delhi, right? I've lived there for 8 years and the kind of connections that I've built there are long lasting. But one of the things that Bangalore probably has done amazingly well is after COVID, right? After COVID, so many amazing startups came in Bangalore that the VC ecosystem also realized that they have to be here to support those startups. And because initial set of startups did well, right, उनको support करने VCs यहाँ पर आए, और क्योंकि VCs यहाँ पर आ गए और startups यहाँ पे आना शुरू हुए, right, उसके वजह से what has happened is कि the talent pool has become larger, right, so यहाँ पे आज talent readily available है, right, competition थोड़ा ज़्यादा है but talent available है, कंपनीज यहाँ पर आ रही है, तो उसकी वजह से रियल एस्टेट बूम हुआ राइट। एनी सिटी और एनी जोग्राफी बिकम्स वेल्दी व्हेन देयर रियल एस्टेट इज हेल्दी राइट, बिकॉज लोग आते जा रहे थे, यहाँ का रियल एस्टेट बूम होना शुरू हुआ। रियल एस्टेट बूम हुआ तो बाकी चीज़ों के प्राइसेस बढ़े, प्राइसेस बढ़े तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा तो कंपनीज को जो हम एम्प्लॉयज़ को पैसा पे करना था वो इंक्रीज हुआ। बाहर के लोगों को दिखा कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा पैकेज मिल रहा है, तो दे अगेन स्टार्टेड कमिंग इन and that circle keeps on happening. तो it's a circle. लोगों को ज़्यादा पैसा दिख रहा है, ज़्यादा पैसे के लिए लोग यहाँ पर है, ज़्यादा पैसे की वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्टअप्स और वेल्थ इतना फ्लो हो रहा है, और उसी वजह से लोगों को लगता है कि यार मैं बैंगलोर में जाऊँगा तो फंड रेज हो जाएगा तो मैं सही कर लूँगा। तो आपका कंपनी तो पूरा डिजिटल है, मतलब आप तो पूरा डिजिटल काम कर सकते हैं सब कुछ। तो आपका क्या माइंडसेट है कि आपको फिर भी बैंगलोर ही चूज करना है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट बैंगलोर मेरा HQ है फॉर श्योर राइट, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा बेस है, बट मेरी टीम आज हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, 6 जगह पे 6 जगह पे आप ऑपरेट कर रहे हो। बट ऐसा मतलब कोई क्या माइंडसेट था कि आपको यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहना है? सो लेकिन 2 रीज़न थे उसके। सबसे पहला मेरा जो को-फाउंडर राज वो यहीं पे था राइट, और मैं दिल्ली में था, तो या तो उसको हर दूसरे हफ्ते दिल्ली आना पड़ता था या तो मुझे हर दूसरे हफ्ते बैंगलोर आना पड़ता था। हम लोग ने डिसाइड किया कि ये टू एंड फ्रो बंद करना है राइट। एंड दूसरा वो टाइम पे शादी का भी सीन चल रहा था, तो वो टाइम पे मेरी फियांसे वाइफ, हम लोग ने भी डिसाइड किया कि शी वाज लाइक यार दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है, बैंगलोर का वेदर अच्छा है राइट। अब तो वो भी नहीं बचा ठीक है, बट हाँ जब हम लोग शिफ्ट हुए थे वेदर बहुत अच्छा था राइट।
तो या आई मीन लाइक दैट वाज द कॉल। आई वाज लाइक मेरा गोल था, मेरा और राज का गोल यही था कि साथ में काम करना है, राइट? और वो तभी हो पाएंगे जब साथ रहेंगे, राइट? तो इवेंचुअली डिसाइडेड टू गेट अ प्लेस इन हिज सोसाइटी ओनली, जहाँ राज रहा था सेम सोसाइटी में, एक फ्लैट बुक कर दिया और आ गए। तो आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप को एक्चुअली पहले एक ऑफिस से, एक जगह से फिजिकली प्रेजेंट होकर काम करना चाहिए, या फिर वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं? आई थिंक ये ना बहुत ही सब्जेक्टिव है लोगों के हिसाब से। आई थिंक अगर आज एक जेंजी है, राइट, 20-22 साल वाला, शायद वो लोग मैनेज कर ले, राइट? मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे लगता है कि ऑफिस में रहना ज़रूरी है। अब वो ऑफिस भले ही मेरे घर में एक छोटा सा फ्लैट रूम रहे, राइट, स्टडी का, या फिर वो एक कोवर्किंग स्पेस में चेयर रहे, राइट? बट गोइंग टू अ प्लेस टू वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी आर बॉट अप दैट वे ना। सुबह 7 बजे उठने के बाद खाना ब्रेकफास्ट खा के हम स्कूल जाते थे, स्कूल जाके ही काम करते थे, राइट? फिर उसके बाद पढ़ाई करनी थी तो ट्यूशन भी जाना पड़ता था, क्योंकि हम लोग बिल्टअप ही वैसे हुए हैं 90s के, राइट? सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द वर्क प्लेस, राइट? एंड वरना क्या होता है ना कि अगर आप घर से काम करना शुरू कर दो ना, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही इम्बैलेंस्ड हो जाता है। एब्सोल्युटली, मेरा भी ऐसा मानना है कि हर काम करने के लिए स्थान बना हुआ है। बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के लिए किचन, बैठने के लिए डाइनिंग टेबल, लिविंग रूम, बेडरूम, बिल्कुल। सब काम आपको अपने दायरे में फिक्स होकर अगर आप करोगे तो शायद उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप और वो बहुत अच्छा बैलेंस जी रहेगा, पाओगे। बिल्कुल। तो ही ऐसा होता होगा। वही एक रूल है, जैसे मतलब जो मैं और मेरी वाइफ शिवानी, राइट, शार्क टैंक पिच में भी शिवानी कई बार सुना होगा आपने, राइट? तो उसमें हम दोनों ने एक रूल बनाया था कि एक बार हम स्टडी से बाहर निकल गए तो काम की बात नहीं करेंगे, राइट? तो जब मैं घर से काम करता था, वो टाइम पे मैं जॉब कर रहा था, राइट? तो अगर मैं स्टडी से बाहर निकला हूँ तो काम की बात नहीं करूँगा, राइट? और अगर मैं ऑफिस से घर आ गया तो अब मैं काम की बात उसके सामने नहीं करूँगा, राइट? तो लाइफ की बात करेंगे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और वो हेल्दी भी। हस्बैंड वाइफ के बीच में, लाइक एंटरप्रेन्योर हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या बातें होती है? यार हमारी तो मतलब रैंडम, लाइक जस्ट लाइक एनी अदर कपल, राइट? गॉसिप करेंगे, किसी की बुराइयाँ करेंगे, राइट? इन लॉज के बारे में बात कर लेंगे, राइट? और क्या है ना, एक्चुअली जब से मुझे डायबिटीज़ हुई है तब से हमारा मेजॉरिटी कॉन्वर्जेशन यही रहता है कि इसको रिवर्स करना है, राइट? तो हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट? सुबह ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, दोपहर में ये बनेगा, शाम में ये बनेगा। एक वेइंग स्केल है जिसमें फूड वे होता है, राइट? उसी हिसाब से स्पेसिफिक कार्ब्स मेजर होते हैं, मेरे लिए उतना ही बनेगा, राइट? 70 ग्राम आटा, बस उतने की रोटी मिलेगी। तो वो हमारा दिन भर वही प्लानिंग चलती रहती है, फिर जब टाइम मिल जाता है तो बाकी सब चीज़ें। तो एक फाउंडर के लिए फन एलिमेंट गॉसिपिंग हो गया मतलब। हाँ बिल्कुल, वाई नॉट? और वो गॉसिप हाँ। अगर आप आपके वाइफ के साथ कर सकते हो, देयर इज हाँ। नथिंग लाइक इट। सबसे ज्यादा बुराई किसकी करते हैं? यार बोलना तो नहीं चाहिए, बट इन लॉज की होती है, और किसकी होगी? इधर दोनों साइड होती है। ऑब्वियसली, ऑब्वियस है। वो आप किधर करेंगे, आप किधर करेंगे। वही होता है मतलब। बट इन लॉज से ज़्यादा मतलब लाइक यू नो, आजकल हम लोग दोनों पॉडकास्ट काफ़ी फॉलो करते हैं, राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कोई पॉडकास्ट देख रहे हैं और उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल दिख गया, राइट? तो फिर उसको पॉज करके चल इसके बारे में पता चलाता है, कौन है ये, क्या करता है ऐसा। हाँ। तो लाइक यू नो, दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। मैं भी बहुत गॉसिप करता हूँ, मेरे को भी गॉसिपिंग में बहुत मजा आता है। इट्स ऑलवेज फन यार, ऑलवेज फन। ऐसा रिपोर्ट किया गया और मैंने भी देखा है, मतलब पर्सनली देखा है कि जेनजी एक मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीना पसंद करता है। ना उसको एक घर चाहिए, वो पीजी में भी रह लेगा, ओला उबर में ट्रैवल कर लेगा, वो बोलता है मेरे को कार नहीं चाहिए। और उसके लिए वो बहुत कंफर्टेबल भी है। पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लेगा कि नहीं यार मैं ऐसा कर लेता हूँ। और काफ़ी चीज़ें वो बहुत मिनिमलिस्टिक रहना पसंद कर रहा है। मैं ऐसे नॉर्मल कपड़े पहन लूँगा तो भी चलूँगा। बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है इन लोगों की, मतलब अपनी लाइफस्टाइल 90s वाली और इनकी लाइफस्टाइल में रात दिन का अंतर है। इनको जॉब भी ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत खतरनाक जॉब करनी है, मेरे को आज कुछ नया काम करना है, कल कुछ नया काम करना है। बिल्कुल। तो उनको एक्चुअली गोल्ड चाहिए क्या? सो आई थिंक बिकॉज वो जो अभी एज ग्रुप में है, राइट, इन दी 18 to 24 एज ग्रुप, राइट, ये एज ग्रुप बहुत अभी यंग है, राइट? दे विल नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट राइट नाउ, right? One of the things that I like about Gen Z is that a good business can be built around them. Like for example, fast fashion brands, right? पिछले 3 सालों में कम से कम 10 फैशन ब्रांड्स आप ऐसे गिन लोगे जो 100 करोड़ का टॉप लाइन कर रहे हैं साल का, सिर्फ Gen Zs को बेच के। Because they have realized कि इस ऑडियंस नीश को क्या चाहिए, right? These guys are releasing 5-10 new designs every week. Drop बोलते हैं ये लोग, right? And those drops are getting sold like anything. Right, I have a friend of mine. She used to work with me in Better Place. Right, currently the marketing head of this brand called New Me.
right? we know. Right? Doing heavily within 2 years, 100 crore top line here. Amazingly well. Snitch, doing 300, 400 crore. Huh. Right? Is this right number? Huh? Is this right number or just I in think market 100 crore to when they were at Shark Tank. Hmm. So I'm sure they must have grown 2-3x. Right? Because abhi to raise उन्हें 100 crore किया. Right. Right? So even doing 100 crore top line wale fast fashion brands are at least dozen in India that are only focusing on Gen Z. Right. So Gen Z want to spend, right? But right now at their age group, they have not reached a certain level when they will start settling up, right? आज इंडिया की एवरेज एज 27-28 है. जब इंडिया की एवरेज एज 32 रहेगी, these guys will be in their 27s, late 20s, and that is when they will understand the value of savings and this entire, like, you know, this entire life cycle, right? And that is where this will become relevant to them. Right now it's not relevant. It is like, you know, it's the fact is like, you know, it is important for them, right? But it's not relevant yet. It will become relevant in few years. कितनी बार इंस्टाग्राम चलाते हो आप, ये बताओ? लिंक्डइन बहुत बार होता है मेरा, टू बी ऑनेस्ट. लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा चलता है. मतलब एवरेज अगर से मेरा स्क्रीन टाइम अभी जो चल रहा है वो है दिन का 2.5 या 3 घंटा, राइट? उसमें से मेजॉरिटी टाइम लिंक्डइन है मेरा. लिंक्डइन में ज़्यादा पोस्ट डालूंगा, मेरे को देखोगे क्या बोलता नहीं. एवरेज मेरा अभी चलता है लिंक्डइन पे हफ्ते के 4 या 5 पोस्ट. और क्योंकि शार्क टैंक की वजह से थोड़ा स्पाइक भी है, तो आई इंश्योर कि कंटेंट जाते रहे, राइट? वो है. और इंस्टाग्राम में कंपनी का पेज बहुत बार यूज़ करता हूँ, कंपनी वाला जस्ट चेक करने के लिए क्या चल रहा है, राइट? तो वो एक है. और फिर उसके बाद स्लैक. सो बेसिकली टिल लास्ट ईयर, राइट, मतलब दिवाली तक के आई वॉज लीडिंग प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड फंड रेज, राइट? आफ्टर दिस एंटायर शार्क टैंक थिंग आई एम ओनली फोकस्ड ऑन कस्टमर सक्सेस. ओके, राइट? मेरा गोल इज टू मेक श्योर कि 100 यूजर्स भी अगर ट्रांजैक्ट कर रहे हैं ऐप पे, वो लोग खुश रहे मेरे से, ठीक है? तो आई हैव अ डेडिकेटेड सपोर्ट चैनल जहाँ पे, लाइक, यू नो, आई एम मॉनिटरिंग एवरी ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग ऑन द ऐप. एवरी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स कम टू मी, राइट? आई सी अगर यूज़र को पूरे जर्नी में कोई भी एरर हुआ होगा, कहीं पर भी स्क्रीन टाइम लोड ज़्यादा लगा है, तो वो एरर रिपोर्ट मेरे पास आती है. आई इंश्योर कि वो कस्टमर का एक्सपीरियंस बेटर रहे. कुछ भी एक्सपीरियंस मेरे को थोड़ा सा भी फ्लॉड लगता है, मैं उसे मार्क करता हूँ. द टीम यूजुअली स्पीक्स टू दैट कस्टमर टू अंडरस्टैंड. उन लोगों से रिव्यूज़ लेते हैं, वी पास इट ऑन टू द प्रोडक्ट टीम. वी जस्ट वांट टू इंश्योर दैट द हैप्पीनेस रेशियो, सो अभी इट्स टू अर्ली फॉर अस टू मेजर द NPS, but what we are trying to do is we are trying to measure the happiness ratio of our customers. Right now it's 95%. 100 में से 95 लोग 100 में से 95 लोग अभी खुश है हमारी सर्विस से. And I want to ensure कि by अक्षय तृतीया we reach at least 98-99%. Because वो टाइम पे और काफ़ी मैसिव सर्ज आएगा. तो आप भी तो ऐसा कर सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो कि अक्षय तृतीया पे अगर आप, मतलब आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद के आप ये खरीदोगे तो भी आप, हाँ, मतलब सो आई टेल यू, नहीं तो हम तो बेसिकली ये बोल ही नहीं रहे लोगों को. हम तो ज्वेलर के स्टोर पे बैठे रहेंगे, यूजर्स को हम बोलेंगे तो आप तो गिन्नियाँ खरीद रहे हो, एक काम करो आप दिवाली के लिए अभी से सेविंग कर लो हमारे ऐप पे. तो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग कि दिवाली पे आप भीड़ में खड़े होने से अच्छा आप कर लो, आपके लिए अलग काउंटर रहेगा, यहाँ पे आके ले लेना. आपने CMO के रूप में काम किया है किसी कंपनी में, तो एक CMO का एक्चुअल रोल क्या होता है किसी स्टार्टअप में और किसी MNC में? MNC में मैंने कभी काम नहीं किया, तो मैं MNC का तो बता नहीं पाऊंगा. एक्चुअली स्टार्टअप में रोल्स तो बस एक डेफिनेशन होती है, मतलब काम आप हर एक चीज़ करते हो. मैं अपनी लास्ट कंपनी में वेदा लैब्स में मैं CMO था, राइट? वहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मार्केटिंग तक की लिमिटेड नहीं थी, राइट? मैं प्रोडक्ट भी डिफ़ाइन कर रहा था, कस्टमर एक्सपीरियंस भी डिफ़ाइन कर रहा था, कस्टमर सक्सेस और सेल्स फनल भी डिफ़ाइन कर रहा था. तो आई थिंक एज अ मार्केटिंग हेड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कैंपेन्स चलाना नहीं है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने कस्टमर को समझो, उसकी नीड्स को समझो, और उसकी नीड्स को समझने के बाद अगर आप उस नीड्स को आपके मार्केटिंग कम्युनिकेशन में पुट कर पाओ, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मतलब आज काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, राइट? कुछ मेरे कॉम्पिटिटर्स भी है, लोग उनके मार्केटिंग हेड्स को जीनियस बोलते हैं, बट वो जीनियस नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है, दैट्स इट. बस दैट्स इट. मतलब एक अच्छा मार्केटिंग वाला बंदा वही हुआ ना जिसके पास बहुत पैसा था स्पेंड करने के लिए, उसने स्पेंड कर दिया. बट वहीं पे गूगल एड्स पे गूगल खुद की एड कितनी बार चलाता है? नहीं चलाता, राइट? साल में 2 या 3 वीडियो कैंपेन्स निकालते हैं वो अपनी, जो किसी ना किसी एक इमोशन को टैप करती है, वो ऑटोमेटिकली वायरल होती है ना? तो
अब गूगल का CMO या गूगल का इंडिया मार्केटिंग हेड, राइट, कैंपेन्स पे तो स्पेंड नहीं कर रहा, नहीं करेगा, राइट, उसने बस अपनी मैसेजिंग सॉलिड रखी है, राइट। तो आई थिंक एज अ मार्केटिंग जीनियस आपको सिर्फ अपनी मैसेजिंग पे फोकस करना है रादर देन कि आपके पास कैंपेन का बजट कितना है, ओह नाइस, राइट। यस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फंड रेजिंग कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्चुअली बिजनेस को रन करने के लिए फंड रेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आज मैं एक सर्विस बिजनेस चला रहा हूँ तो आई डोंट थिंक मुझे फंड रेज करना चाहिए, बिकॉज सर्विस बिजनेस में पहले दिन से कैश फ्लो है, राइट। राइट। बट अगर आप एक लाइक प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे हो जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इनोवेटिव है या फ्यूचरिस्टिक है, राइट, जिसकी वैल्यू शायद 5 या 10 साल में जनरेट होगी, तब आपको डेफिनेटली फंड रेज करना चाहिए, राइट। फंड रेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही लोगों से पैसा लो, राइट। मतलब ये हम लोग ने टैंक में भी बोला था जो ऑब्वियसली एयर नहीं हुआ, बट हैविंग राइट इन्वेस्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, राइट इन्वेस्टर की डेफिनेशन क्या है, मतलब किस तरह से राइट होना चाहिए? हम किसी को डेट करना स्टार्ट करते हैं, राइट, तो हम लोग लाइकेबिलिटी देखते हैं, हम एक दूसरे की ट्यूनिंग देखते हैं कि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लाइफ जी पाएंगे नहीं जी पाएंगे, उसी के हिसाब से हम लोग एक डिसीजन लेते हैं, राइट, राइट। और अगर बायोलॉजिकली बोलूँ तो हम मतलब बायोलॉजिकली ह्यूमंस के अंदर एक टेंडेंसी होती है, बाय डिफॉल्ट आपके हार्मोन्स आपको बता सकते हैं कि इस इंसान के साथ आप मेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, राइट। उसी तरीके से आपको अपने इन्वेस्टर को भी जज करना है कि आप उसको डेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर वो बहुत ही डोमिनेटिंग है तो आप नहीं रह पाओगे ना उसके साथ। ओके, तो मतलब पूरा ह्यूमन फीलिंग्स पे डिपेंडेंट हाँ, मतलब बिल्कुल, मतलब आपको इन्वेस्टर्स वो चाहिए जो आपके विजन को समझे, आपके विजन को बैक करे, और जहां आप गलत हो शायद आपको गाइड भी करे। लाइक टचवुड अभी तक के मुझे जो इन्वेस्टर्स मिले बहुत अच्छे मिले, राइट, क्योंकि उन्होंने मेरे विजन पे ट्रस्ट किया है, मेरे विजन पे बैक किया है हमें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारे लिए, राइट। जो अभी भी जो हमारे इन्वेस्टर्स है इंक्लूडिंग हमारे शार्क मिस्टर वरुण दुआ, राइट, दे ट्रस्ट इन आवर विजन, राइट। वो लोग खुद होके फॉलो अप नहीं करते, बट हम लोग उनसे काफ़ी फॉलो अप करते हैं। हम लोग हमारे इन्वेस्टर्स से काफ़ी फॉलो अप करते कि हमें अच्छा आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराने वाले थे आपने कराया नहीं, या फिर आप ये मीटिंग कराने वाले थे आपने कराई नहीं। तो डेफिनेटली हम लोग काफ़ी फॉलो अप करते हैं, राइट। तो हमारे इन्वेस्टर्स हमसे परेशान रहते हैं, ना कि हमसे वो परेशान हो। यूजुअली लोग एम्प्लॉयमेंट करने के बाद में एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं और वो ज़्यादा सक्सेसफुल बनी जाती है। आपने तो शायद 16 की उम्र में आपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी चालू कर दी थी। क्या आपको इसका इम्पैक्ट लगा कि आपने जल्दी अर्ली अपने काम स्टार्ट कर दिया, या फिर पहले आपको कुछ पहले सीखना था फिर उसके बाद काम करना? यार एक्चुअली कभी ना मतलब ऐसा हुआ ही नहीं कि दिमाग में ये आया कि पहले ये सीख लेता हूँ फिर कुछ करूँगा। रादर मेरी जर्नी हमेशा स्टार्ट हुई है सीखने से, और वो प्रोफेशन बन गया, राइट। अगर मैं फिल्म मेकिंग की बात करूँ तो हम लोग फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में थे, राइट। वो टाइम पे रॉक ऑन मूवी आई थी, हमने अपना बैंड बनाया था दोस्तों ने मिलकर, राइट। उस टाइम पे हम लोग को एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमको एक वीडियो बनाना था, राइट। और वो वीडियो को एडिट करने के लिए हम लोग ने काफ़ी चीज़ें सीखी, राइट। वो टाइम पे कंप्यूटर्स उतने पावरफुल होते नहीं थे, राइट। और अब आपको आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ नई नई चीज़ें, आपको मोशन ग्राफिक्स समझ में आ रहा है, राइट। तो आप उसमें घंटों लगे हुए प्री रेंडर करने के लिए, ठीक है। तो आपने काफ़ी चीज़ें सीख ली। अब वो सीखते सीखते लगा यार फिल्म्स भी बना सकते हैं, राइट। एडिटिंग तो आई गई है, कैमरा एंगल्स और ये सब चीज़ें समझ गए, तो एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, राइट। शॉर्ट फिल्म बनाई, वो शॉर्ट फिल्म को हम लोग ने कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में सबमिट किया, उसको अवार्ड्स मिलने लग गए, राइट। तो हमको लगा यार ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कौन सी फिल्म थी? तो ये एक बेसिकली शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था हाईलैंड ड्राइव रोड। तो उसमें लेकिन हम एक साइकेट्रिस्ट और एक पेशेंट की स्टोरी थी, राइट। तो वो स्टोरी में मैंने स्क्रीन प्ले लिखा था उस मूवी का, एंड एक्टिंग भी की थी मैंने उसमें, राइट। हम लोग ने वो मूवी बनाई, उसको कुछ नेशनल लेवल फिल्म फेस्टिवल्स में भेजा, कुछ रिकग्निशन मिला, उसके वजह से काफ़ी और हमको प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए, क्योंकि हम फिल्म फेस्टिवल में आप जाते हो तो ऑडियंस भी बहुत लिमिटेड है, राइट। इंडस्ट्री ऑडियंस ही देखती है, तो उसके वजह से कुछ हम लोगों को बिहाइंड द सीन शूट करने के प्रोजेक्ट्स और कुछ कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के प्रोजेक्ट काफ़ी मिलने लग गए। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग तक के हम लोग पैसे छाप रहे थे अच्छे से खासे, लेकिन 1-2 लाख रुपए बन रहा था महीने का। और जब आप 17 साल के इतना पैसा बन रहा है तो आपको लगता है कि भाई तुम ही सबसे राजा, मतलब वो है ना, अपन ही भगवान, आप ही भगवान, राइट। तो वो वाली सीन था, वो करने लगे, एंड वही टाइम पे लगा कि इंजीनियरिंग में तो फ़ायदा है नहीं, राइट। एंड क्योंकि इतने पैसे बन रहे थे तो घर वाले भी ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे कि बोले हाँ ठीक है कुछ कर रहा है अपना बना ही लेगा जो भी है। बट फिर वो टाइम पे एकदम से हम लोग ने मूवी देखी सोशल नेटवर्क, बोले यार अब कुछ भी होगा तो इंटरनेट पे होगा, फिल्म मेकिंग तो कभी भी करते रहेंगे।
तो हम लोग ने फिल्म मेकिंग छोड़ दी, अब इंटरनेट पे लग गए। तो घर वाले फिर हैरान परेशान कि बोले भाई अभी तक के पैसे कमा रहा था, कुछ नहीं, बोला आप सब छोड़ के वापस इंजीनियरिंग में, इसको पढ़ाई करनी है, क्या हो रहा है इसको, ठीक है। बट हाँ मतलब सोशल नेटवर्क बनाया, 2 साल 2.5 साल बूटस्ट्रैप किया, ग्रेजुएशन तक की कुछ अच्छे 2-2.5 लाख यूजर्स आ गए थे ऐप पे। 2-2.5 लाख यूजर्स। काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे हम लोगों को, मतलब एट दैट टाइम वी वर टोल्ड दैट लाइक इट लुक्स, द प्रोडक्ट लुक्स लाइक फ्रॉम एप्पल। मतलब हम लोग डिज़ाइन, क्योंकि एज अ फिल्म मेकर जब आप आए थे राइट, तो हम तो कोडर्स थे नहीं राइट, हम फिल्म मेकर जो कोडर बने थे, तो हमारे लिए एस्थेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थी राइट, मिनिमल रख के ही एस्थेटिक रखना। तो हम लोग ने काफ़ी नई नई डिज़ाइन टेक्निक्स यूज़ करी थी हमारे प्लेटफॉर्म में, और वो एक सोशल नेटवर्क था। तो वो जब हम लोग ने लॉन्च किया, बहुत स्लोली ग्रेजुअली, लेस मार्केटिंग, नो कॉस्ट पे हम लोग ने यूज़र एक्वायर करना शुरू किया। आवर गोल वॉज कि हर महीने सिर्फ 4% ग्रो करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। उस तरीके से बाय द टाइम हम ग्रेजुएट हुए थे 2.5 लाख यूजर्स थे ऐप पे राइट। और वो टाइम पे 2012 की बात है, हार्डली कोई एंजल इन्वेस्टर्स हुआ करते थे राइट। जो बड़े फंड्स हैं वो लोग कभी इतने छोटी स्केल पे आना नहीं चाहते थे राइट। तो हम लोग ने बोला कि यार छोड़ो, मतलब लाइक लेट्स जस्ट बूटस्ट्रैप दिस एंड इसी को स्केल करते हैं। स्टार्टेड मोनेटाइजिंग दी प्लेटफॉर्म। जब मोनेटाइजेशन हो रहा था, अच्छा प्रॉफिटेबल थे हम लोग, तब मैंने एग्जिट लिया था उस। तो मोनेटाइजेशन कैसे हुआ आपका, मतलब यूजर से पैसा लेने लग गए थे क्या? नहीं, सो बेसिकली हम लोग ने एक फीचर डाला था हमारे प्लेटफॉर्म पे जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी अडाप्ट हो गया था, विच वॉज कि आप अपना क्रिएशन बेच सकते हो। लेट्स से आज आप एक डिज़ाइनर हो, आप अपना डिज़ाइन फाइल PSD फॉर्मेट में टेम्पलेट बना के आप बेच दो राइट, और उसके लिए पेमेंट आप इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर सकते थे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू। हम लोग ने वो फीचर बनाया था, और काफ़ी यूजर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे थे वो ऑथर्स थे, ई बुक लिखने वाले या डिज़ाइन गाइडलाइंस लिखने वाले, एंड मल्टीपल लोग। तो दे स्टार्टेड यूजिंग इट, एंड हमने देखा कि बाकी फीचर से ज़्यादा इस फीचर में ज़्यादा लाइक यू नो यूजेज है। तो वी इवेंचुअली डिसाइडेड कि लेट्स स्क्रैप एवरीथिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड कीप दिस एज द ओनली प्रोडक्ट राइट। जब हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, हम लोग बोला यार मोनेटाइज करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्ट हैवी है, तो हम लोग ने यही प्रोडक्ट बना दिया। एंड वो टाइम पे क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स बहुत डिफिकल्ट थी क्रैक करना राइट, हम लोग काफ़ी बैंक्स के साथ भी काम कर रहे थे वो टाइम पे, तो हम लोग काफ़ी हैवी कमीशंस लेते थे, तो उसकी वजह से, लेकिन वी वर ग्रॉसिंग इन गुड मनी। तो फिर जब वो अच्छा चल रहा था तो आपने उसको छोड़ा क्यों, एग्जिट क्यों लिया वहाँ पे? तो एक तो मतलब मुझे हमेशा से, मतलब वंस आई स्टार्टेड माई जर्नी इनटू टेक्नोलॉजी राइट, मेरा टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट काफ़ी डीप फोकस हो गया था राइट। तो मैं AI के बारे में काफ़ी रिसर्च करने लगा था, तो आई डिसाइडेड कि यार मुझे अब AI में कुछ करना है राइट। एंड कंसिडरिंग कि हम लोग, जो मेरा माई विंडो जो स्टार्टअप था, वहाँ पे हम लोग पेमेंट्स में ऑपरेट कर रहे थे राइट। पेमेंट्स स्टिल एक्साइट्स मी, एंड आई थिंक अगर मैं हम लोग वो कंटिन्यू करते तो शायद कुछ ना कुछ और पेमेंट में बना चुके होते राइट। बट वो टाइम पे मुझे लग रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से अभी जनरेटिव AI का एक वेव चल रहा है राइट, 2014 में डीप लर्निंग का चला था राइट। तो वो टाइम पे मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए थे, कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जो मैंने IP एज एन IP बेच दी राइट। एंड फिर 2017 में कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर वेदा लैब्स बनाया था। तो ऐसा क्या मोमेंट आया कि आपको छोड़, मतलब वो मोमेंट कि आप इंटरेस्ट, तो एक बात होगी कि चलो मैंने इंटरेस्ट जब गया, अगर शायद आप वहीं पे स्टिक करे रहते हैं तो शायद आप बहुत बड़ी कंपनी बना रखे होते हैं अभी उस पेमेंट्स के साथ हाँ। राइट, या बिल्कुल। सी एक्चुअली मुझे बिल्कुल डाउट नहीं था कि वो बड़ी नहीं बनेगी राइट। द प्रोडक्ट हम लोग ने जो वहाँ पे बनाया था काफ़ी अमेजिंग था राइट। बट आई थिंक बिकॉज जो हमारा ऑपरेट करने का तरीका था शायद वो बहुत ही कंजर्वेटिव था, बिकॉज हम लोग पैसे बचा के प्रॉफिट्स में चलाना एंड ऑल पे फोकस कर रहे थे। वहीं पे कुछ कॉम्पिटिटर्स आ गए थे हमारे मार्केट में इंडिया में, जिन लोगों ने काफ़ी पैसा उठा लिया था राइट। तो हम लोगों को ये भी समझ में आ गया था कि ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि द मार्केट विल बी टेकन बाय द पर्सन हु इज़ मार्केटिंग ना, हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे राइट। फिर वो जो कॉम्पिटिटर था वो एंसिलरी सर्विसेज देने लग गया कि हाँ जी आपकी वेबसाइट भी बना देंगे, पेमेंट एक्सेप्ट करना है ना आपको, वेबसाइट बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं बोला यार ये तो हम सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो वी डिसाइडेड टू स्टे प्रॉफिटेबल एंड देन आई डिसाइडेड टू टेक एग्जिट। तो आपको ये समझ में आ चुका था कि अभी निकलने में ज़्यादा फायदा है? नहीं, मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा। राइट टाइम आपको आइडेंटिफाई हो गया था कि यार इस टाइम में मेरे को एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आगे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। तो आपने उसमें एग्जिट में पैसे आपकी फाउंडर से बना लिए थे छोटे मोटे, दैट टाइम के हिसाब से गुड अमाउंट, उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छे। फिर बताना चाहोगे कितना अमाउंट? डिस्क्लोज नहीं करते। 50 हमारा नेट रेवेन्यू, नेट 70-80 लाख रुपए है, ग्रॉस रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा था हमारा, तो उसके हिसाब से प्रॉफिट अच्छे तो 5 करोड़ रुपए बेसिकली। नहीं नंबर नहीं जाते। जब आप 3 से 5 लाख रुपए कमा रहे थे राइट, मतलब 16-17 साल की उम्र में, मतलब
मुझे तो आइडिया भी नहीं था 16-17 साल में मैं क्या कर रहा था। 22 साल तक तो इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, राइट 24 साल में MBA कंप्लीट करी, तब जाके मिशन विजन मतलब कुछ समझ में आएगी करना क्या लाइफ में। राइट और आप राइट तो ऐसी कम एज में इतना पैसा कमा रहे थे और आपके दोस्त वगैरह भी आप टाइम पे थे, तो क्या रेस्पॉन्स आपकी करवा दो उस टाइम पे, किस तरीके से देखा जाता था आपको? मैं बहुत ही लेकिन एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, राइट। सबसे अच्छा फ़ायदा मेरे लिए ये था कि मैं सबसे छोटा हूँ फैमिली में, राइट। मेरे एक बड़े भैया है, बड़ी दीदी है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो उससे पहले ये लोगों की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी थी, दोनों जॉब कर रहे थे, राइट। तो मेरे पास एक क्वेश्चन था जो उन्हीं लोगों ने मुझे प्रोवाइड किया था कि तुझे ये चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब तुझे ज़रूरी नहीं है कि तू अभी से ग्रेजुएट होके जॉब के पीछे लग जाए पैसा कमाने। तेरे को कुछ करना है तो हमसे पैसा ले ले। तो मेरे पास एक क्वेश्चन था, राइट, कि अगर मैं सब कुछ छोड़ के कुछ स्टार्ट भी करता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन है पैसे का, राइट। वो कंफर्ट आई थिंक बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, राइट। और क्योंकि वो कंफर्ट मिला इसलिए मैंने काफ़ी रिस्क लिया, राइट। पहले तो नागपुर में कोई इशू नहीं था, लेकिन जब मैं दिल्ली में शिफ्ट हुआ था, राइट, अर्ली डेज में काफ़ी इश्यूज हुए थे। आई स्टिल रिमेंबर, हम लोग, मैं और मेरा दोस्त आदि, वो टाइम पे मेरा को फाउंडर था, राइट। हम लोग 17 अगस्त हम लोगों को टाइम्स ने बोला, टाइम्स इंटरनेट ने कि ठीक है, हियर्स द टर्म शीट, साइन कर दो, आपको शिफ्ट होना पड़ेगा दिल्ली। हमने बोला हाँ ठीक है, टर्म शीट साइन हो गई, पहुँचते वाले 1-2 हफ्ते में चेक मिल जाएगा, पैसा लेंगे फिर कर लेते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। अब और उन लोग ने हमारे लिए 1 हफ्ते का रहने का इंतज़ाम किया था। तो अब हम लोग वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के समझ में आया कि नहीं भैया, ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, मतलब पेपर वर्क होने में 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। और वो टाइम पे ज़्यादा कुछ अंडरस्टैंडिंग तो थी नहीं। तो अब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए, रहने के लिए जगह नहीं, ठीक है, 1 हफ्ते का गेस्ट हाउस था, उसके बाद तो है नहीं। तो फिर हम लोग ने नोएडा में टाइम्स की एक बिल्डिंग थी, राइट, वहीं पे हम लोग ने क्या करा, हम लोग ने अपना लगेज ला के केबिन में रख दिया, जो फ्लोर पे पूरे स्टार्टअप्स बैठते थे, दिन भर काम करते, रात पे केबिन में सो जाते थे, ठीक है। अब रात में केबिन में सो रहे, 2-3 महीना चला वैसा। फिर एक दिन हुआ ये कि किसी एक स्टार्टअप वाले ने कुछ तो कर दिया, पैंट्री में कुछ फ्रिज विज खोल के जो लॉक थी उसको तोड़ दिया, समथिंग कुछ हुआ, राइट। नेक्स्ट दिन सत्यन, जो अभी MD है टाइम्स के ग्लोबल, राइट, उन्होंने अभिषेक जो हमारे मैनेजर थे टी लैब्स के, राइट, हेड थे, उनको बोला कि यार ये बच्चों को यहाँ से बाहर निकालो, बहुत हो गया इन लोगों का, यहाँ पे बहुत न्यूसेंस क्रिएट हो रही है। बोले इनकी फंडिंग वंडिंग सब होगी बट रह नहीं सकते यहाँ पे। तो अब हम लोगों को मिला कि भाई ऑप्शन है कि आपको आज से निकलना है। अब हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, फंडिंग क्या आनेंगे पैसे, क्या करेंगे। तो बोले चलो ठीक है, देखते हैं। दिन भर काम किया, शाम में बाहर जो चाय वाला स्टॉल था वहाँ पे बैठ के हम लोग चाय पी रहे, ठीक है। अब मैंने वो टाइम पे ट्वीट किया था, ठीक है, और मेरा ट्विटर फ्रेंड था जो आज बहुत बड़ा स्टार्टअप फाउंडर है, राइट, मिसबा, राइट, जो जार के फाउंडर है, ओके, राइट। मेरे ट्विटर फ्रेंड थे बहुत पहले से, तो मैंने बस ऐसे ही ट्वीट किया कि यार क्रैशिंग एट अ चाय वाला टुनाइट, स्टार्टअप लाइफ। तो ही रिस्पॉन्डेड कि भाई क्या कर रहा है तू, कहाँ पर है, राइट। ही केम टू पिक मी अप, राइट। उसने मुझे आदि का, हम दोनों का लगेज उठाया, अपने फ्लैट पे लेके गया। आई स्टेड विथ हिम फॉर 1 month ऑलमोस्ट, ओके, राइट। सो दैट्स हाउ ही वाज लाइक इन अ सेंस माय फर्स्ट फ्रेंड इन दिल्ली, राइट, एंड स्टिल अ गुड फ्रेंड, राइट। ही इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क विद जार। तो yeah, I'm like lived with him and that was the journey. आपने फिल्म मेकिंग से स्टार्ट किया, Yeah. देन आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया सोशल मीडिया टाइप का, देन आप उसके बाद में AI में चले गए, मतलब आपने बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया अपनी लाइफ Right, में। right. तो आपको ऐसा समझ में आ रहा था कि मेरे को ये शिफ्ट करना चाहिए, क्या आपको ऐसा रिग्रेट होता है कि नहीं, मेरे को इस टाइम पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए था, और क्या पॉइंट आता है ऐसा कि आपको पता लग जाता है कि आपको शिफ्ट करना चाहिए? यार आई थिंक मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा से ना, मैंने कोशिश की है कि मैं वही करूँ जो मुझे सही लग रहा है, राइट। पहले बहुत एरोगेंटली करता था ये चीज़ें, इसलिए काफ़ी शिफ्ट हुए, राइट। फिल्म मेकिंग से सोशल नेटवर्क से AI, फिर एक और AI, फिर जॉब, राइट। बट अब मैं डिसीजन बहुत ही डेटा ड्रिवन लेने लगा हूँ, राइट, बिकॉज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज के हमारे खुद के ओपिनियंस, अपने ज़्यादा हमारे खुद के डिसीजन ओपिनियनेटेड है, कि हमारा ओपिनियन होगा बायस्ड है, राइट, बट डेटा बायस्ड नहीं होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें रहती है जो डेटा में मिसिंग होती है, वो आप खुद डिग करके निकालोगे, राइट। बट डिसीजन अब मैं डेटा ड्रिवन लेने की कोशिश करता हूँ कि इफ द डेटा सेज इट्स राइट, अदरवाइज इट्स नॉट राइट। प्लस में भी हम लोग ने बस एक ही मिशन से स्टार्ट किया था, हमको पता नहीं था प्रोडक्ट क्या होगा। हमारा मिशन था कि हम फाइनेंशियल ऐप बनाएंगे जो इंडिया की हर एक होम मेकर यूज़ कर पाएगी। दैट वाज आवर गोल एंड दैट इज स्टिल आवर गोल, राइट। स्टार्ट किसी और चीज़ से किया, पिवट किया, फिर पिवट किया, और फिर अब ये फाइनल है जो अभी चल रहा है, क्योंकि हमको रियलाइज़ हो गया कि गोल्ड एक ऐसी इकोसिस्टम है
जो इस लाइक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस को बहुत पसंद है, राइट। तो इसलिए फिर हम लोग ने गोल्ड पे फोकस करना स्टार्ट किया, ठीक है। इसलिए कंपनी का नाम फिन शक्ति है। आपने एक मेंटरशिप की बात बोली थी कि आपके साथ मेंटर थे आपके, और मेंटर है भी सही, तो लाइफ में मेंटरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, मतलब और मेंटर्स एज अ मेंटर मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा फाउंडर या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या दिग्गज आपको मेंटर चाहिए। आपको मेंटर अपने लाइफ के हर स्टेज पे लगते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है आप उनसे रेगुलरली इंटरेक्ट करो। मतलब काफ़ी ऐसे फाउंडर्स हैं जिनके यूट्यूब वीडियोस देख के मुझे काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है, राइट। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे मेंटर है, बट हाँ मैं उनसे गाइडेंस ले रहा हूँ, राइट, किसी न किसी फॉर्म से। जैसे फॉर एग्जांपल एक टाइम था जब इंडिया में लोग पॉडकास्ट नहीं सुनते थे, राइट, लोगों को क्या है पॉडकास्ट नहीं पता था, राइट। बट आज मैं 3-3 4-4 घंटे के निखिल कामत के पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, राइट। तो आप अब ये भी सुनोगे पावरफुल वुमेन वाले में? हाँ, राइट। तो लेकिन मैं ये बोलूँ कि निखिल कामत मेरे मेंटर है शायद गलत होगा, लेकिन हाँ मैं क्या उनके पॉडकास्ट से मैं गाइडेंस ले रहा हूँ? हाँ डेफिनेटली, व्हाई नॉट, राइट। उसी तरीके से आई थिंक लाइफ के हर एक स्टेज पे आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब वो आप अपने भैया से ले लो, अपने पापा से ले लो, अपनी बीवी से ले लो, राइट। आपको गाइडेंस मिल रही है और सही डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आपको मेंटर्स की तो ज़रूरत होती है। आपके इसमें कैसे फ्रॉडस्टर क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा कोई काफ़ी लोग होते हैं जैसे वो बोलते हैं कि यार देखो, जैसे अभी परसों की बात है, सो बेसिकली होता कैसा है कि पेमेंट गेटवेज में जब आप देखो, राइट, आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, राइट, ट्रांजैक्शन करने के बाद अगर ई कॉमर्स कंपनी है तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। अब वो बंदा क्योंकि वो फ्रॉड करने आया हुआ था, उसने पेमेंट कंपनी के पास जाके बोल दिया कि उसने चार्जबैक क्रिएट कर दिया प्राइमरली, कि मेरा पैसा कट गया, मुझे मेरी सर्विस नहीं मिली। अब चार्जबैक जब क्रिएट होता है तो एक प्रॉपर इशू की जैसा वो प्रॉपर केस जैसे चलता है ऑनलाइन, राइट। अब वहाँ पे हमारे पास हियरिंग है, हमको पहले प्रूफ सबमिट करने पड़ते हैं कि हाँ देखो हमने प्रोडक्ट डिलीवर किया है। फिर प्रूफ के बाद कस्टमर से भी ईमेल डलवाना पड़ता है कि हाँ मुझे मिला है, ये चार्जबैक शायद फॉल्ट है, राइट। और फिर जब वो सबमिट होता है तब उसके बाद लोग इवैल्यूएट करते हैं कि हाँ ये पेमेंट गेटवे रादर इवैल्यूएट करता है सही केस है या गलत केस है। अगर गलत केस होगा तो हम लोगों को पैसे देने पड़ेंगे वापस कस्टमर को, भले ही उसको हम लोग ने गुड्स दे दिए। जैसे हमारे केस में हुआ था कि इस यूज़र ने कुछ अराउंड 5 या 10 ग्राम सोना खरीदा था, राइट। लास्ट के 1 ग्राम का उसने बोला कि मेरे को गोल्ड नहीं मिला, बल्कि वो पूरा का पूरा गोल्ड डिलीवर करवा चुका है अपने घर पे। ही सेड कि शायद कोई टेक्निकल फॉल्ट से ये रेज हुआ होगा, तो उसने एक ईमेल भी लिख दिया हमको कि आप ये भेज दो, मेरे को मिल गया है गोल्ड। तो इवेंचुअली रिजॉल्व हो गया। बट ऐसे केसेस काफ़ी आते हैं। आपको पता है अमेजोन में भी जैसे मान लो कोई आप कोई सामान बेच रहे हो एंड एंड यूज़र जो है, अगर वो आपको नेगेटिव रिव्यू देता है और आप उसको फ़ोन करते हो या कुछ करते हो, तो बोला नेगेटिव हटाने के लिए कुछ मैसेज करते हो, कुछ करते हो, तो वो आपको ये बोल सकता है कि सर मेरे को ये प्रोडक्ट फ्री कर दो, नहीं तो मैं नेगेटिव रिव्यू नहीं आऊँगा। और जब आप कस्टमर सपोर्ट के पास जाते हो अमेजोन के पास में भी, तो अमेजोन ये बोलता है कि आपको उसको फ्री करना ही पड़ेगा, वी कांट डू एनीथिंग, वी आर जस्ट कस्टमर सेंट्रिक, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल वही होता है, वही होता है। तो आपके साथ भी होते काफ़ी होते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि गोल्ड में बहुत पैसा बनता है, जो शॉप जो मेकिंग वाले होते हैं, जो बनाते हैं, जो सेल करते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा बनता है। तो कैसे बनता है ये पैसा? पैसा तो देखो मतलब सच को तो मतलब गोल्ड में कोई पैसा नहीं बनाता, राइट। गोल्ड में पैसा बनाने वाले सिर्फ बुलियन वाले होते हैं, जो बुलियन प्रिंट कर रहे हैं, जो बुलियन मिंट कर रहे हैं। क्योंकि एक जूलर करता क्या है, एक जूलर किसी होलसेलर के पास या डिज़ाइनर के पास जाता है, वो अपनी गोल्ड इन्वेंट्री देता है, उससे आर्टिफैक्ट्स बना के अपने पास रखता है और उसी में मेकिंग चार्जेस से कमाता है। गोल्ड का प्राइस तो उसको भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही पड़ता है, राइट। छोटा मोटा मार्जिन होता है, 1-2% के मार्जिन से बिजनेस बनता नहीं है ज्वेलरी का, राइट। तो मेजर बिजनेस मेकिंग चार्जेस पे ही बनता है। अगर मान लो कोई 47,000 का गोल्ड है, किसी ने पहले ही खरीद लिया, 30,000 में खरीद के रखा है, अब वो 47,000 के वेट कर रहा है, तो वो जो मार्जिन है उसमें तो पैसा बनता ही होगा ना गोल्ड। जब एक इन्फ्लेशन आता है या फिर आप एक मार्केट अगर खराब हो जाता है, तो सोनार की इन्वेंट्री तो हमेशा इन्फ्लेशन प्रूफ ही है ना। मतलब उसके पास जो इन्वेंट्री रखी है वो तो उसका तो प्राइस बढ़ ही रहा है, बट वो प्राइस बढ़ रहा है तो वो सेल कर रहा है, तो उसने जो हेज किया था, वो जब प्रिंट किया था, तब से उसमें जो अगर कुछ मार्जिन आ गई है तो अच्छा है। लेकिन आप ये भी देखिए कि अगर एक जूलर है जिसने साल के स्टार्टिंग पे 100 किलो सोना खरीदा था, और वो 100 किलो सोना अगर वो साल के एंड तक नहीं बेच पाया, तो जो 100 किलो उसने सोना खरीदा था उसको भी तो वापस करना है उसको। क्योंकि आप जूलर्स देखिए 2 तरीके से ऑपरेट करते हैं। जूलर को सोना चाहिए ऑपरेट करने के लिए, या तो वो खरीदेगा या तो वो बैंक से लेगा। बैंक GML तरीके से देता है, एक GML चलता है, लोन होता है, राइट। अब GML की टाइमलाइन होती है 120 दिन, उसको 120 दिन में वो सोना वापस करना होता है। तो मतलब अगर उसने आज 10 किलो सोना अगर बैंक से एज अ लोन लिया है, तो उसको 120 दिन में 10 किलो प्लस 5% उसको वापस करना है, ठीक है। तो उसको अपनी पूरी इन्वेंट्री 120 दिन में वापस बेचनी है,
नहीं बेच पाया तो नहीं बेच पाया तो इंटरेस्ट तो है ही, उसको वापस तो करना ही है। ये तो लोन की बात हुई है। अगर हाँ, उसने खरीदा है किसी ज्वेलर के पास, अगर अच्छा पैसा है, हाँ, अगर किसी ज्वेलर के पास लेट्स से अच्छा पैसा है, राइट, और उसने आज 10 किलो की इन्वेंट्री अपनी बना के रख ली है, तो वो इन्वेंट्री उसको रखने के लिए भी एक उसका कॉस्ट है। हाँ आज उसका 1 साल नहीं बिका, गोल्ड का प्राइस डेफिनेटली बढ़ गया है, राइट राइट, लेकिन जो 1 साल उसको रखा है उसने, वो 1 साल का उसका कॉस्ट है, उसका रिटेल स्टोर का कॉस्ट है, उसके स्टाफ का कॉस्ट है, उसकी मार्केटिंग का कॉस्ट है, राइट। तो उसके जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उस प्राइस तक के पहुंच चुके होंगे जितने प्राइस का उसका सोना था। ओके क्योंकि गोल्ड ऑन एन एवरेज हर साल 10 से 11% अप्रिशिएट करता है, ओके राइट। कुछ ही साल थे जिसमें 15 या 20% अप्रिशिएट हुआ था, और बीच में 2-3 साल थे जिसमें 2 या 3% ही अप्रिशिएट हुआ था, बट एवरेज 10 से 12% अप्रिशिएट करता है। तो आज उसने अगर 50,000 का सोना खरीदा, वो साल के एंड तक के 55,000 का हो जाएगा, ओके यस, 56,000 का हो जाएगा। लेकिन वो 56,000 की इन्वेंट्री को 1 साल ना बेच के 1 साल रखे, उसका जो कॉस्ट खुद का इनकर हुआ है, फिक्स कॉस्ट, उसके रिटेल स्टोर का, उसके स्टाफ का, उसकी मार्केटिंग का, वो कॉस्ट भी काफ़ी है। तो ऐसा होता है क्या कि उसने सोना खरीदा और नहीं बिका? क्योंकि इंडिया में तो सोना हाँ, बिल्कुल खरीदना होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जो सोना नहीं बिकता है वो स्क्रैप में जाता है, ये भी एक बहुत अलग धंधा है। कैसे? तो मतलब काफ़ी बुलियन प्रोवाइडर्स जो होते हैं, राइट, बड़े बड़े जो मिंटर्स है, वो लोग पुराना सोना खरीदते हैं, राइट। आज कंज्यूमर के पास ऑप्शन है कि वो मुथूट या कहीं पर भी जाके अपना पुराना सोना बेचते, राइट। बट ये जो पुराना सोना खरीदने वाले वेंडर्स होते हैं, ये जूलर से भी खरीदते हैं पुराना सोना। किसी में कुछ टूटा हुआ है या इसलिए नहीं बिका, राइट, कोई हार में एक नग था वो निकल चुका है इसलिए वो नहीं बिका। तो ये सब गोल्ड एक डिफरेंट प्राइस पे, स्क्रैप प्राइस पे बिकता है, राइट। वो ज़्यादा कम नहीं होती है बट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बट बिकता है, राइट। और वो गोल्ड वापस रिसाइकल होकर वापस मार्केट में आता है। वापस उसको बना के उसको वापस पहले उसको पिघलाते हैं, राइट। जो खरीद रहा है स्क्रैप वाला, उसको खरीदेगा, उसको क्लीन करेगा, उसको पिघलाएगा, उसके मोल्ड्स बनाएगा या उसके ब्रिक्स बनाएगा, और फिर वापस मार्केट में आएंगे। और वो वही ज्वेलर वापस उसको खरीद लेगा? नहीं, फिर वो तो मार्केट में आप कोई भी खरीदेगा, क्योंकि उसको क्लीन करके, वो देखिए, जो ज्वेलरी आती है वो 22 कैरेट की है या 18 कैरेट की या 14 कैरेट की। बुलियन वाला उसको पिघला के उसको 24 कैरेट की ईंट बना रहा है, राइट। 24 कैरेट की ईंट बना के वो उसको मार्केट में वापस बेचेगा, ओके और 24 कैरेट का बेचेगा, 22 कैरेट का लिया था, ओके। तो वहां पे भी वो पैसा कमाएगा। तो वो प्राइस का इन्फ्लेशन कैसे काम करता है? मुझे इसने स्क्रैप से लिया, वापस गया तो ये सब के प्राइस मार्केट टू मार्केट फिक्स होते हैं, राइट, और हर 5 मिनट में चेंज होते हैं, ओके। राइट। जैसे आप हमारे ऐप में भी अगर आप देखोगे तो एवरी 5 मिनट देयर इज अ डिफरेंट प्राइस, क्योंकि ये प्राइस फ्लक्चुएट होते रहता है। एज ए कमोडिटी गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होता तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी और गोल्ड ज्वेलरी दोनों है, राइट? है। अभी बोला जा रहा है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा बूम कर रही है रादर देन गोल्ड ज्वेलरी। इसमें आपका क्या टेक है? देखिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अगर हम बोले तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने के लिए, हाँ, मतलब उसका कंजम्पशन बढ़ गया है, राइट, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखने में अच्छी दिखती है, हाँ बट गोल्ड ज्वेलरी का सेंटिमेंट हमेशा रहेगा। इंडिया एज अ सोसाइटी, हम गोल्ड को बहुत ही पर्सनल और इम्पोर्टेंट एसेट मानते हैं। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी गोल्ड की एक नग दे देंगे, या उसको एक चेन दे देंगे, या कुछ दे देंगे, या गिन्नी दे देंगे, राइट। वो 5 साल का हो गया तो उसके हाथ में एक चेन लगा देंगे या कुछ करेंगे। 12 साल 18 साल का हो गया तो उसको अंगूठी दे देंगे, राइट। शादी हो रही है, उसको कोई चेन या दुल्हन के लिए नेकलेस देंगे। फिर उसका बच्चा होगा तो फिर सेम साइकिल चलेगी। तो आज हमारे लाइफ साइकिल में हर इवेंट पे कुछ ना कुछ गोल्ड या ज्वेलरी अटैच्ड, राइट, जिसपे एक ज्वेलर मोनेटाइज कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सेंटिमेंट है गोल्ड और सिल्वर को लेके इंडिया में, ये जाएगा। आर्टिफिशियल और जो इमिटेशन ज्वेलरी का मार्केट है वो डेफिनेटली ग्रो कर रहा है, बिकॉज शादियों में आजकल दुल्हने, राइट, स्पेशली नॉर्थ एंड अबव, नॉर्थ में इमिटेशन ज्वेलरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। आप सेंटर और डाउन साउथ में अभी भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, डाउन साइड में कोई वैल्यू नहीं है अभी? इमिटेशन ज्वेलरी किसी को फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप साउथ में अगर कोई केरला में आप एक वेडिंग में जाओगे, राइट, तो दुल्हन जितना सोना पहनती है, राइट, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका क्या सेंटिमेंट्स इसके पीछे? आपने कुछ इसके बारे में स्टडी करी कि ये लोग क्यों पहनते हैं यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली, अगर आप कभी देखोगे तो जो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है हमारा, राइट, उस पे इन्वेजन्स बहुत कम हुए हैं। ओके। अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली तो जितने भी इन्वेडर्स इंडिया में आए हैं, राइट, और ये मतलब देयर इज नो स्टडी, बट ये मैंने पढ़ा है और कहीं सुना है, जितने भी इन्वेडर्स आए थे वो अप नॉर्थ से आए हैं, दिल्ली में आके उन्होंने अपना कैपिटल बनाया, राइट। वो डाउन साउथ जाके बहुत कम इन्वेजन्स हुए हैं। तो डाउन साउथ कल्चरली और लाइक हिस्टोरिकली काफ़ी रिच और हेरिटेज रहा है,
तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे कंजम्पशन पावर बहुत ज़्यादा थी, ओके राइट। और हमेशा से गोल्ड को गॉड्स मनी बोला जाता है, बिकॉज आप किसी भी फॉर्म में रखो सबसे ज़्यादा लिक्विड है वो। आप कोई भी देश में जाओ, आपके पास वहाँ की करेंसी नहीं होंगी, लेकिन अगर गोल्ड होगा तो आप वहाँ पे जाके गोल्ड को बेच के आप तुरंत वहाँ की करेंसी ले सकते हो, राइट। तो गोल्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी रहा है, राइट। तो जब एक सोसाइटी कल्चरली काफ़ी रिच है, राइट, और उन्हें ज़्यादा इन्वेजन्स नहीं हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनकी वेल्थ क्रिएशन एबिलिटी हमेशा से ज़्यादा रही है, राइट। और साउथ जैसे मतलब लाइक काफ़ी फर्टाइल है इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड एवरीथिंग, राइट। वहाँ की एयर और मॉइस्चर काफ़ी अच्छा है, तो इन लोगों के पास वेल्थ ज़्यादा रहा है, इसलिए हमेशा इन्होंने वेल्थ को कन्वर्ट किया है, राइट, ऐसे एसेट्स में। और ये एसेट्स हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं कल्चरली, राइट, फॉर द सोसाइटी। अगर आप देखोगे साउथ में हेरिटेजली चीज़ें पास ऑन हुई है गोल्ड के फॉर्म में, राइट। और उसी रीजन से अगर आप देखोगे इंडिया में आज जो इंडिया के हाउस होल्ड्स है उनके पास 25,000 टन से भी ज़्यादा सोना है, जो 25,000 टन से भी ज़्यादा सोना है, जो यूएस से ज़्यादा है, यूएस से 3 गुना है, राइट। यूएस की रिजर्व से 3 गुना है, और ये इंडिया के घरों का सोने की बात चल रही है। तो आज हमारे देश की गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि ये सोना बाहर मार्केट में निकले। ऐसा क्यों चाह रही गवर्नमेंट? क्योंकि देखिए जो गोल्ड का सप्लाई है ग्लोबली वो तो लिमिटेड है, राइट। अब क्योंकि गोल्ड का सप्लाई लिमिटेड है, उसकी प्राइस बढ़ते जाएगी। जो सोना ऑलरेडी घरों में रखा हुआ है वो अगर मार्केट में आएगा तो सर्कुलेशन वापस बढ़ेगी, प्राइस वापस फ्लक्चुएट नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे देशों में, अलग अलग देश में अलग अलग प्राइस है, राइट, गोल्ड का। इंडिया में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इंडिया में डिमांड ज़्यादा है, लेकिन अगर इंडिया में सर्कुलेशन गोल्ड का ज़्यादा आ जाएगा ओके तो सप्लाई एंड डिमांड कंट्रोल रहेगी। ओके इसलिए गोल्ड रिसाइकलिंग भी विद टाइम इंडिया में इंक्रीज होगी अभी। तो इसीलिए गोल्ड लोन की डिमांड बहुत ज्यादा अभी क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि सारी लोगों को ये companies। दिखाना समझाना भी जरूरी है कि जो आपके पास एसेट रखा हुआ है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है आप कंज्यूम कर सकते हो, है ना। और इंडिया एक क्रेडिट ड्रिवन सोसाइटी है, राइट। क्रेडिट लेना बहुत आसान है आज, राइट। तो वो जैसे मतलब अगर आप देखोगे 30-40 साल पहले हमारे मम्मी पापा लोन लेते थे तो बहुत बड़े बड़े एसेट्स के लिए लेते थे, राइट राइट, घर बनाना है, एजुकेशन करना है। आज लोन लोग लाइबिलिटीज के लिए ले रहे हैं, फ़ोन लेना है, लैपटॉप खरीदना है, तो मतलब काफ़ी बड़ा शिफ्ट हुआ है। राइट तो वो अंडरस्टैंडिंग की एक एसेट है आपके पास ऑलरेडी, उस एसेट को आप लिक्विडेट कर सकते हो, तो दैट्स अ थिंग जो अभी गवर्नमेंट भी काफ़ी पुश कर रही है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि गोल्ड एक टेरेबल इन्वेस्टमेंट है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट। प्लस गोल्ड इस डिबेट में कहाँ स्टैंड करता है? See, I think as Plus Gold, our focus has always been very simple, which is to make it accessible. Right now, we are not at a scale where we will say, or rather, we will comment on such debates, right? But we will only try to accelerate the accessibility of gold. ओके अगर आज मैं 10,000 लोगों को हेल्प कर रहा हूँ सोना सेव करने में, और कल लेकिन आफ्टर फ्यू मंथ्स अगर मैं 1 लाख लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, वो 1 लाख लोग मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं अपने 100-200 किलो सोने के लिए, राइट। और जब मैं उतना सोना बेच रहा हूँ तब मैं शायद एक स्केल पे रहूँगा, राइट, जहाँ मैं लोगों को बोल पाऊँ कि हाँ भाई मेरी इतनी स्केल है, अब मेरी भी बात सुनिए। तो गोल्ड एक डूबती नाव है, सेफ बोट एक्चुअली। ऑलवेज सेफ, ऑलवेज सेफ, ऑलवेज सेफ। इंडिया नहीं, ग्लोबली सिर्फ 2 तरीके के एसेट है जो हमेशा आपको रिटर्न देंगे, एक है रियल एस्टेट और दूसरा है गोल्ड। गोल्ड की रेट डिसाइड कैसे होती है, कौन डिसाइड करता है? ये तो सिंस ये कमोडिटी है, राइट, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ट्रेडिंग पे डिपेंड कर रहा है सप्लाई और डिमांड। और आपने एक बात बोली थी कि शॉप टू शॉप वाले एक वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, कौन सी हाँ, वो website? MCX की वेबसाइट होती है। किसकी वेबसाइट होती है? MCX, MCX। हाँ, उसमें ट्रेडिंग है, राइट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। MCX की वेबसाइट पे आप ट्रेड कर दो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज प्राइमरली, उसका आप इंडियन रेट देख लेते हो, वही चलता है। और मेजॉरिटी बैंक्स भी जो अपना बुलियन डेस्क चलाते हैं वो MCX से ट्रेड करते हैं। वहीं से ट्रेड करते हैं। और अरब में मतलब दुबई में बोलते हैं कि गोल्ड बहुत सस्ता है, पर यहाँ पर नहीं है। तो क्यों ऐसा है, क्या डिफरेंस है आपको? क्यों लगता है कि वहाँ पे सस्ता और यहाँ पे नहीं है? वही है, मतलब वहाँ पे इकॉनमी जो है वो बहुत लाइक डिफरेंट तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, राइट। तो वहाँ पे काफ़ी लेकिन एनकरेज किया जाता है लोगों को गोल्ड खरीदने के लिए। वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बहुत गोल्ड है लोगों के पास, ठीक है। तो लेकिन परचेजिंग पावर बहुत है, लेकिन गोल्ड इसलिए उन लोगों ने गोल्ड सूक बना के रखा है पूरा दुबई में। और वहाँ पे टैक्सेस भी कम है, राइट, सिर्फ 3% या 5% का वैट है सिर्फ, राइट। तो आप वहाँ पे जाके 24 कैरेट के रेट पे डायरेक्टली सोना खरीद सकते हो गोल्ड प्राइस पे। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं होता है? मतलब क्या रीज़न है कि आई थिंक अभी उतना हैवी ट्रेड इंडिया में हुआ नहीं, मतलब इंडिया हैजंट बिकम द डेस्टिनेशन टू शॉप फॉर गोल्ड।
बट बोला तो ये जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड बाय कर रहे हैं। बिकता है। इंडिया सेकंड सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, हम्म। फर्स्ट चाइना है। चाइना में कोई नहीं जा रहा सोना खरीदने हाँ। जहाँ लोग दुबई रहे, क्योंकि वहाँ सस्ता है, लेकिन बिक रहा सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है। तो फिर इसमें कम क्यों नहीं करते हैं वैट और ये सब? नहीं, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि जितना ट्रेड हो रहा है मार्केट में गोल्ड, राइट, उसकी सप्लाई भी इंडिया के पास लिमिटेड ही है, तो वो प्राइस हमेशा थोड़ा हाई रहेगा। इस वजह से आ ही रहता है। क्योंकि अगर आप मिडल ईस्ट में देखोगे तो दे हैव एक्सेस टू ऑल दी माइंस इन साउथ अफ्रीका एंड अदर्स जहाँ पे गोल्ड माइन हो रहा है। एक्चुअली इंडिया में गोल्ड माइन्स है, मेजॉरिटी गोल्ड माइंस इंडिया अफ्रीका साइड में इंडिया में कहीं पे आपको पता है जहाँ हम जाके लेके आ सकते हैं? KGF मूवी में थी बट मेजॉरिटी तो सब साउथ अफ्रीका एंड अदर्स ही आता है, और दुबई में जितने भी शेख्स हैं उनके पास वो माइंस का ही एक्सेस ले रखी। KGF कोलर गोल्ड फैक्ट्री, कोलार गोल्ड फैक्ट्री, गोल्ड फील्ड इसके बारे में आप थोड़ा बताओ ना कि इसके अंदर कुछ एक्चुअली होता है ऐसा, या कहीं सुना है, देखा है? हिस्ट्री रही है इंडिया में काफ़ी बड़ा था, मतलब ऑब्वियसली जैसा मूवी में दिखा है वैसा तो नहीं है, राइट, बट एक हिस्ट्री डेफिनेटली है कि जहाँ पे कुछ ऐसी माइंस थी जहाँ पे इनलीगल तरीके से लोगों से माइनिंग करवाई गई थी, और काफ़ी लंबा चला था ये। आपको और कुछ की डेप्थ पता है क्या स्टोरी की? डेप्थ तो यार उतना ही पता है जितना विकिपीडिया पे पढ़ा है, बाकी तो मूवी ने सबको लाइक वो करके रखा है कि मतलब मूवी में तो कुछ अलग ही दिखाया है। हाँ, बट एज पर विकिपीडिया वहाँ पे काफ़ी गोल्ड रिजर्व था। इंडिया में गोल्ड माइन्स बिल्कुल भी नहीं है या कहीं है? एडाउट माइंस है, रिफाइनरीज काफ़ी है इंडिया में, रॉ गोल्ड आगे रिफाइन काफ़ी होता है इंडिया में, राइट, रिफाइनरीज है, माइन का एडाउट। माइनिंग नहीं है, गोल्ड माइनिंग पता तो करनी चाहिए, वैसे होनी तो चाहिए मेरे को लगता है। से मतलब नेचुरल रिजर्व है, राइट, वो किसी ना किसी पार्ट में डेफिनेटली होगा। और मान लो मिल गई गोल्ड माइन इंडिया में तो कैसे ऐसा? सबसे पहले गवर्नमेंट को ही मिलेंगे, मतलब एज पर लॉ गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी इसको। एज पर लॉ आप एनर्जी क्रिएट कर लो, आप फ्री टू यूज है, राइट, फ्री टू क्रिएट है। हाँ। आपको कोई भी नेशनल रिजर्व मिलता है तो गवर्नमेंट का ही है। जब आप घर की रजिस्ट्री भी करते हो तो वहाँ पे एक टर्म होता है कि गवर्नमेंट कैन टेक दिस लैंड एनी टाइम दे वांट। गवर्नमेंट से तो आप रजिस्ट्री कर रहे हो, तो इफ यू डिस्कवर एनीथिंग ऑन योर लैंड इट्स गवर्नमेंट कितना टेंशन है ना, इतना पैसा भी लगाओ, पैसा भी दो, फिर उसके बाद में रजिस्ट्री कॉस्ट भी दो, और उसके बाद में ये भी सिक्योरिटी नहीं, ये घर आपका है। हाँ, वो तो गवर्नमेंट का रूल है ना वो तो लैंड गवर्नमेंट का है, आप टैक्स दे रहे हो उनको रहने के लिए। समझ नहीं आ रहा जिए कैसी दुनिया में कुछ करे या नहीं करे, करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब पेटीएम के बारे में कुछ बताओ यार, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पेटीएम का जो क्राइसिस आया है खतरनाक वाला, तो एक्चुअली इतना बूम होते हुए एकदम से बंद हो जाना, अगर इट्स, मेरे को तो शॉकिंग है मेरे लिए। हाँ, बट आई थिंक मतलब मैं काफ़ी बड़ा बिलीवर हूँ पेटीएम में, राइट, मैं अभी भी स्टॉक्स होल्ड करके हूँ, और हर डिप में मैंने खरीदा है, और स्पेशली विजय सर, लाइक ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन टू द एंटायर फिनटेक इंडस्ट्री, राइट, और शायद ही काफ़ी लोगों को पता होगा कि पेटीएम का एक और पार्ट है जो जापान में ऑपरेट होता है, जिसका नाम, एक वहाँ पे एक ऐप चलता है पेपे नाम से, राइट, वो पूरी टेक्नोलॉजी पेटीएम पावर करता है। हाँ। तो पेटीएम को रेवेन्यू अच्छा है, पेटीएम के रेवेन्यू की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कंप्लायंसेस इश्यूज है, बिकॉज देखो जो हमारी जो फिनटेक इंडस्ट्री है, राइट, ये पिछले 7-8 साल में ही इवॉल्व हुई है, राइट, और जिस तरीके से डिजिटल पेमेंट्स बूम हुई है, राइट, आरबीआई को भी टाइम नहीं मिला है रेगुलेशंस पूरे डिफाइन करने का। तो विद टाइम आरबीआई इज डिफाइनिंग रेगुलेशंस, और विद टाइम फिनटेक्स को लाइक बहुत कम बैंडविड्थ मिल रही है टू अडेप्ट टू दोज रेगुलेशंस, राइट। कुछ रेगुलेशंस शायद बॉर्डर लाइन थे, राइट, या कुछ मिस हुए होंगे, राइट, इसकी वजह से कुछ मिसहैपनिंग्स हुई है पेटीएम के साथ, बट लाइक लुकिंग एट द हिस्ट्री एंड लुकिंग एट Vijay sir, like, I think he's gonna climb back again. Like, it's a no-brainer. He's the poster child of fintech in the country. वो कर तो लेंगे, बट जो एकदम जो ब्रेक आया है, क्या आपको लगता है इसमें किसी का हाथ है कि इसने एक्चुअली किया है ऐसा? आपको ऐसा कुछ फील है? I think, मतलब not sure, right? Opinion है मेरा, right? मोटा भाई तो है ही देश में, तो अगर मोटा भाई को अपनी पेमेंट्स लॉन्च करनी है, ठीक है, तो सबसे बड़े पेमेंट प्लेयर को कुछ तो करना पड़ेगा। बट ये तो आई थिंक सिर्फ आरबीआई का सीन था। नहीं, बट आप उनमें ये भी तो हो सकता था ना कि एक नोटिस दिया जा सकता था कि पहले आप अपने कंप्लायंसेस ठीक कर ले, आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है, मतलब किसी को इतना हक दिया जा सकता है कि बंद कर दो तुरंत। हाँ, मतलब पीपीआई के साथ भी तो यही हुआ ना, स्लाइस, ओपन, जितने भी वन कार्ड, जितने भी कार्ड वाले प्रोवाइडर्स थे, राइट, ये लोग कर क्या रहे थे, वॉलेट पे आपको क्रेडिट लिमिट्स दे रहे थे, जो अलाउड ही नहीं था,
राइट। वो तो चलो इलीगल हो गया, प्योर इलीगल चीज हो गई। हाँ नहीं वो वो ग्रे पता है एरिया था, हमें। नहीं वो ग्रे एरिया था, ठीक है। अब आरबीआई का बोलना ये है, इफ समथिंग इज नॉट डिफाइंड येट इट इज इलीगल। राइट। तो इफ समथिंग इज नॉट डिफाइंड एंड इज बीइंग डन, तो वो इलीगल अगर गवर्नमेंट आरबीआई खुद बोल रही है, ठीक है, तो फिर उसके लिए ना बहुत कम स्पेस बच जाती है फिनटेक्स को ऑपरेट करने के लिए। तो इसलिए फिनटेक हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा व्यू ढूंढेगा जहाँ पे वो ऑपरेट कर पाए। और अगर उसको एक स्पेस मिल गई, वो ऑपरेट कर रहा है, अगर आरबीआई उस पर कुछ रूल लेके आएगा, तो फिनटेक के पास कोई और ऑप्शन नहीं है दैन टू कंप्लाई इन देयर टाइमलाइन। तो एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या मोटिवेशन रह जाएगा कि इसको क्या जो बनाने की कोशिश करे और इतना बड़ा कंपनी बना दे, 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ का कंपनी बना दे, तो उसके पास तो कोई मोटिवेशन नहीं रहा ना कि यार ये तो कल को बंद हो सकता है। आज जो इंडिया का पूरा एंटायर फिनटेक इकोसिस्टम है 200-250 बिलियन का है, इंक्लूडिंग बैंक्स एंड एवरीथिंग, राइट। 200-250 बिलियन का फिनटेक इकोसिस्टम है, क्रेडिट उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है, लेंडिंग एंड ऑल, राइट। तो ये मोटिवेशन एटलीस्ट नेक्स्ट 15 साल तक के तो रहेगा, जब तक कि पूरा फिनटेक और फाइनेंशियल इकोसिस्टम हमारा 1 ट्रिलियन का नहीं पहुंचता, राइट। तब तक के तो ये हमेशा रहेगा, अपॉर्चुनिटी है। रेगुलेशंस आते रहेंगे, रेगुलेशंस आते रहेंगे, बट वही एज स्टार्टअप फाउंडर आपको तो वही है, आपको तो जंप करने के बाद पैराशूट बनाना है। तो अगर आरबीआई कुछ चीज़ बोलेगा तो फॉलो करो तुरंत। क्या है, आपने आरबीआई गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में सुना है क्या? क्या है ये, और आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो SGB? उसके क्या है, मुझे नहीं पता। उसको समझने के लिए पहले समझ लेते हैं बॉन्ड्स क्या होता है, ठीक है। राइट। आप एक कंपनी हो, आज आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, आपने बोला कि यार मेरे को ना वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, तो आप बैंक से नहीं लेना चाहते, आप बोल रहे कि यार मैं अपने पब्लिक से ही लेता हूँ सीधा। तो आपने बोला एक मैं बॉन्ड क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इतने वैल्यू का, जिसपे इतना % रिटर्न में इंटरेस्ट दे दूंगा। इट्स लाइक अ लोन। तो आपने TCS ने अपना एक बॉन्ड रिलीज कर दिया थी, ठीक है। उसने उस बॉन्ड से 100 करोड़ रेस कर लिया। उसने बोला कि मैं 8% का IRR दूंगा, ठीक है। बॉन्ड हुआ, कंप्लीट हुआ, TCS ने पे बैक कर दिया अपना लाइफ साइकिल निपटा के। तो बॉन्ड इज अ फॉर्म ऑफ लोन। ओके। जब हम कहीं जगह सुनते हैं कि हमारे देश को कर्जा है, हमारा देश इतना डेट में है, वो डेट किससे है? हम ही से। हम जो ये बॉन्ड्स ले रहे हैं, ठीक है, हमारा देश कर्ज में हमारे से ही है, और कुछ ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक का होगा, राइट, बट मेजॉरिटी बॉन्ड्स का होता है। जैसे रियल एस्टेट बॉन्ड्स निकलते हैं, हाईवे के NHAI के बॉन्ड्स निकल रहे हैं आजकल, राइट। उसी तरीके से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है। गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट को गोल्ड चाहिए वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट सीरीज निकालती है। अभी सीरीज 6 हुआ था शायद। आई एम अ बिलीवर इन दैट, राइट। SGB इसमें को लगता है एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, रेगुलेटेड है, राइट। तो उसमें हर सीरीज में गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है हम इतने किलो के बॉन्ड्स निकालेंगे, राइट। उसका प्राइस यूजुअली मार्केट प्राइस से कम होता है खरीदने के टाइम पे, राइट, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलता है। इट्स एज गुड एज रियल गोल्ड, बट इट्स नॉट गोल्ड, इट्स पेपर। मतलब बॉन्ड को और थोड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब कि जैसे मतलब आपने बोला कि डेट में है इंडिया, हाँ, हमारी वजह से डेट में है, हमारे से डेट में है, हमारे से डेट, हमारे से डेट में, तो वो कैसे है? तो आज गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे SGB की इस बात करते हैं, गवर्नमेंट ने बोला कि 200 किलो के बॉन्ड्स निकालते हैं, साल का 2.5% इंटरेस्ट देंगे, ठीक है, और 5 साल का इंटरेस्ट फ्री है, वो 5 साल के लिए टैक्स फ्री है, ठीक है। अब 5 साल में 2.5% के हिसाब से आपके 100 रुपये का, ठीक है, आपको तो ऑलमोस्ट कितना मिल जाएगा? 2.5% के हिसाब से कंपाउंडिंग रहेगा ये। कंपाउंडिंग रहता है, ठीक है, सिंपल भी पकड़ लो, 7 साल में डबल हो गया, है ना, हो गया 5 साल में, तो आपको मिल गया ना काफ़ी अच्छा। वो जो इंटरेस्ट डिफरेंस है, राइट, वो पे किसको करना है? गवर्नमेंट को पे करना है, राइट, राइट। वो लाएगा कहाँ से गवर्नमेंट? अपने वर्किंग कैपिटल के लिए, तो वो तो लोन हो गया, वो लाइबिलिटी हो गई ना। तो ऐसी ही तो लाइबिलिटी बढ़ती है, ओके, इस तरह से लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटीज बढ़ती है। जो मतलब हम लोग वर्ल्ड बैंक से भी अगर इंडिया अगर कुछ लोन लेता है या कुछ इस तरीके से बॉन्ड साइन होते हैं, तो उसी तरीके से लाइबिलिटीज बढ़ती है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे इसको और समझते, मान लो कि इंडिया ने वर्ल्ड बैंक को बोला मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए मैं आपसे लोन ले रहा हूँ, तो 100 करोड़ रुपए का लोन ले लिया आप, इंडिया में वो लोन आ गया, वो बोले कि मैं आपको 12% इंटरेस्ट रेट से मैं आपको पैसा दूँ वापस। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आया, राइट, लेट्स से हमको बनाना है एक नेशनल हाईवे जी, कश्मीर से कन्याकुमारी, उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू रहेगा। हाँ। अब उस वैल्यू के लिए गवर्नमेंट PSUs और हर एक जगह से बिड लेती है, जो कर सकता है नहीं कर सकता है, उसमें कुछ पार्ट पूरा, कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट सिंगल पार्टी से स्पॉन्सर्ड नहीं रहेगा, राइट। तो गवर्नमेंट भी उसको बहुत हेज करके चलती है। एक पर्टिकुलर बैंक पार्ट किसी बैंक से भी आएगा, PSU से भी आएगा, तो उस तरीके से रेट्स डिवाइडेड रहता है। और गवर्नमेंट बोले कि इससे जो इनकम होगी, उससे जो मैं पैसा बनाऊंगा, उससे मैं आपको वापस रिटर्न एग्जैक्टली, करूंगा। क्योंकि ये सब जो लोन्स होते हैं टेन्योर्स इनके 20 साल 25 साल 30 साल होते हैं, तो इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए जो
नेशनल डेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है हमेशा। अब एक गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया और वो गवर्नमेंट चली गई तो वो लोन दूसरी गवर्नमेंट में आ जाएगा। वो तो कंट्री पे है ना, गवर्नमेंट का तो क्या ही है, कंट्री पे डेट, तो कंट्री को तो डेट अपना क्लियर करना ही होता है। मतलब और देखा जाए तो मतलब हर एक कंट्री डेट में है, ठीक है। इट्स अ गुड थिंग बिकॉज दैट्स द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, राइट। डेवलप्ड कंट्री डेट में होना इज अ नेगेटिव थिंग, राइट। मतलब यूएस देख लो, लंदन देख लो, इन लोगों की इकोनॉमी इसलिए थोड़ी सी स्ट्रगलिंग है, राइट, और क्रेडिट ड्रिवन है, तो वहाँ पे डेट काफ़ी ज़्यादा है। गुड डेट बैड डेट क्या होता है? I think good debt is something that is helping you progress, right? But if a debt is like, practically pulling you back, right, destroying your economy, then that's a bad debt. दिल से बोलना, दिल पे हाथ रख के कि बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है, गोल्ड है कि लैंड है? मैं आगे सजेस्ट करूंगा गोल्ड, बिकॉज द रीजन इज गोल्ड इज लिक्विड, राइट। जब आपको विड्रॉ करना है आप विड्रॉ कर सकते हो, राइट। जब आपको उसको सेल आउट करना है आप सेल कर सकते हो, लोन लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। इट्स easily accessible, right, and I think it's readily available right now in the market. Land के साथ on the other hand, right, people have a belief on it, but इंडिया में लैंड बचा ही कितना है? बहुत लैंड है ना। अभी बैंगलोर में आप थोड़ा बाहर निकलोगे थोड़ा हाँ, तो मतलब land ही मतलब land जो है। प्राइसेस है, राइट, वर्सेस जो लैंड आपको मिलेगा इज वेरी डिफरेंट, राइट। आपको कहीं अंदर में मिल जाएगा 28-30 लाख में 1200-1300 स्क्वायर फीट का, राइट, बट आज उसकी उतनी वैल्यू, मतलब लिक्विडिटी होना इज वेरी डिफिकल्ट। आपने आज ले लिया, ठीक है, पेपर वैल्यू आपकी होगी जी 50 लाख आपके, इसकी सेलर अवेलेबल ही नहीं है, बायर अवेलेबल ही नहीं है, मतलब ठीक है, आपका मार्केट में रहेगा आपका लैंड 1-2 साल और, अगर आपको बेचना भी, इमीडिएट कैश अवेलेबल नहीं है, राइट। लिक्विडिटी का इशू है, अवेलेबिलिटी का इशू है। आपको मुंबई में लैंड चाहिए नहीं मिलेगा, दिल्ली में चाहिए नहीं मिलेगा। बड़ी तो मेट्रो सिटीज की बात होगी ना। आप अगर हाँ, थोड़ा मतलब डीप डाउन करोगे Tier 2 Tier 3 सिटी में जाओगे। अब लैंड क्या, फिर लैंड के नेचर की बात आ जाती है। फिर गोल्ड तो गोल्ड है, कहीं पर भी चले जाओ, हाँ, राइट। इंडिया के कोई भी पार्ट में जाओ गोल्ड गोल्ड है, हाँ, राइट। इंडिया के कोई भी पार्ट में जाओ लैंड की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो जो लिक्विडिटी का इशू है, जो कंसर्न है, वो भी फिर वैरी हो रहा है, प्राइस फ्लक्चुएशन है, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड, राइट। तो वही, जहाँ पे जो कंडेंसेशन है वहाँ पे उस हिसाब से वैल्यू बढ़ती जा रही है उसकी, हाँ, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सस्ती है। मतलब उदयपुर में लैंड की वैल्यू आता है, हाँ। राइट। वहीं पे कर्नाटक में मैं आउटस्कर्ट्स में चले जाऊँ तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी लैंड है। तो लैंड तो लैंड बात है तो माफिया से चलता है, पर गोल्ड माफिया से नहीं चलता है। रेगुलेटेड है ना, लैंड भी एक हद तक है तो रेगुलेटेड ही है, हाँ, राइट, बिकॉज एवरीथिंग इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, राइट। सो जो प्रॉपर्टीज रेगुलेटेड है वो अच्छे से चलेगी। और रादर माफिया में इसको एक्चुअली लॉबी बोलूँगा, मतलब बिकॉज ना माफिया थोड़ा सा वो नेगेटिव साउंड कर जाता है, राइट। लॉबीज होती है, डेफिनेटली होती है, राइट। रियल एस्टेट की होती है, गोल्ड की भी होगी, राइट। बट आई थिंक जो एंटिटीज और जो कमोडिटीज रेगुलेटेड है, राइट, उसमें लॉबीज भी कुछ नहीं कर पाते, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट तो है ही ना, मतलब गवर्नमेंट ही ओवरव्यू कर रही है हर एक चीज़। गवर्नमेंट के बहुत लूप होल है, इसकी वजह से लॉबी ने मतलब जो मार्केट जो बना रखा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, प्राइसेस इन्फ्लेशन करने के लिए लॉबिस्ट बहुत रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, राइट। उन्हीं लोगों ने प्राइसेस इन्फ्लेट करे। गवर्नमेंट रेट के हिसाब से आज भी प्रॉपर्टी सस्ती होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, राइट, बट लॉबिस्ट है, उन लोगों ने बना के रखी है प्राइसेस। आई गेस दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन के जो आज वाटर क्राइसिस बैंगलोर में हो रहे हैं, राइट। 127 लेक्स हुआ करते थे बैंगलोर में, राइट। अभी गिन के 27 या 30 बचे, राइट। तो सारे लैंड मतलब जहाँ पे वाटर था, जहाँ पे सुखा के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, हाँ, राइट। तो डेफिनेटली ये रियल एस्टेट माफिया रिस्पॉन्सिबल है, बट इज देयर अ चेक ऑन इट? नो, बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दैट। गवर्नमेंट एक्चुअली कुछ करती नहीं, मतलब हाथ भी नहीं है गवर्नमेंट का। और हाँ, मतलब बिकॉज सी ऑन पेपर द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दैट इज बीइंग डन इज राइट, इफ इट इज राइट, देन तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इट्स नॉट अ माफिया पर से, राइट, क्योंकि उसने तो भाई एज पर रूल अपना सोसाइटी बना दिया, बट एज पर नेचर वॉज इट राइट? राइट, ये एक सोशल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये कौन पिकअप करेगा, नॉट श्योर, राइट। आप डेफिनेटली आवाज उठा सकते हो, राइट, बट पिकअप कोई करेगा, नॉट श्योर। मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने ब्लास्ट फाउंडर को आया था, तो उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने भी यही बात बोली कि फास्ट फैशन के नाम पे जो इकोनॉमी जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा पॉल्यूशन खतरनाक बढ़ रहा है, क्योंकि ये प्लास्टिक मेड कपड़ा होता है, ये खतरनाक सब होता है। चीजें बिल्कुल। तो ब्रांड्स तो यही बोलते हैं कि तुम तो बनाओ ना, तुमको क्या मतलब है। तो सेम आई थिंक वर्ड यहाँ पे भी यही यूज़ हो रहा है कि अपन तो बनाते हैं, हमको क्या मतलब है। कोई इसके लिए कोई टेक केयर नहीं कर रहा है। बिल्कुल। आप कुछ लेना चाहते हो क्या इसके लिए टेक? आप कुछ करना चाहते हो क्या?
Yeah, I think, see, as a responsible citizen, I will always keep my words out, saying ke, like, you know, what is not naturally right, don't do it, right? Sustainability के तरफ हमने काफ़ी I think efforts लेने चाहिए, right? And as a team at least, right, जो मैं अपनी टीम और अपनी फैमिली में जो प्रमोट करता हूँ, which is के let's make sure that we eat healthy and stay sustainable. हम तो अच्छे लोग हैं ना, हम तो दिल के अच्छे इसलिए ऐसा काम कर रहे हैं। हम I think जो change भी अगर आपको कुछ चाहिए, right, it will start from your home. Everything starts from your home. Because if you do something, right, आप शायद किसी एक बंदे को भी इन्फ्लुएंस कर दोगे, ठीक है, तो आपने आपका एफर्ट दिया है, राइट? ऑल यू हैव टू डू इज डू इट राइट फॉर योरसेल्फ. आपको देख के कोई ना कोई कर ही लेगा. बट आपको क्या लगता है, जैसे मान लो कंपनी के पास बहुत पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, वेल फंडेड कंपनी, टीम सॉलिड, प्रोडक्ट भी बहुत धांसू, ऐसे हजारों स्टार्टअप एवरी ईयर बनते हैं, बट खत्म हो जाते हैं. बिल्कुल. ऐसा क्या बात है कि वो नहीं चल पाते? सी आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? मेजॉरिटी बिजनेसेस ना यहाँ पे यूएस को देख के रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना फाउंडर्स की, कि वो लोग प्रोडक्ट तो रेप्लिकेट कर देते हैं, बट लोगों को ये नहीं पता कि भाई यूएस इंडस्ट्री एंटायरली इज बिल्ट ऑन कस्टमर सर्विस. आज लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा एक बहुत फेमस कस्टमर सक्सेस की चैट लीक हुई थी अमेजोन की, जिसमें जो बंदा था वो एज बैटमैन बात कर रहा था, ठीक है, जो चैट वाला सपोर्ट एजेंट था ही स्टार्टेड टॉकिंग एज एल्फ्रेड, राइट, ठीक है, वो चैट काफ़ी फेमस हुई थी. अब वो सपोर्ट वाले बंदे को कोई ज़रूरत नहीं थी एल्फ्रेड जैसे बात करने की, वो सीधा बोल सकता भाई प्रॉब्लम बता मैं सोल्यूशन देता हूँ, ठीक है, बट ही डिड दैट एंड द कस्टमर लाइक दैट थिंग, ठीक है, एंड इट क्रिएटेड अ केस स्टडी, राइट. सिमिलर थिंग आप मेरे को बता दो कि सर्विस ड्रिवन मतलब प्रोडक्ट ड्रिवन कौन सा स्टार्टअप है जिसकी सक्सेस क्या कहते हैं सपोर्ट टीम आपको अच्छी लगती है? 2-3 ही होंगे. मतलब मेरे को जोमेटो की सर्विस बहुत अच्छी लगती है, राइट, मुझे पेटीएम की सर्विस बहुत अच्छी लगती है, मुझे कुछ भी इशू हुआ है, ठीक है, विद इन फ्यू मिनट्स वो रिजॉल्व हुआ है, राइट. जोमेटो तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बेस्ट सर्विस, राइट. इस तरीके की कस्टमर सक्सेस और कस्टमर सर्विस देने वाले लिमिटेड स्टार्टअप्स हैं इंडिया में. मैं खुद भी कस्टमर सक्सेस में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ. अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आ गया तो हम उसमें पूरी जान लगा देंगे कैसे भी करके कि उस क्लाइंट को उसको खुश करो ना यार, उसको खुश करो, अपने आप सारा बिजनेस सही होगा. तो मेरी जो स्ट्रेटेजी वो यही है कि क्लाइंट टीम को मैं यही बोलता हूँ, कोई टेंशन मत लो, क्लाइंट आ जाएगा. जिस दिन क्लाइंट आ गया, चाहे वो 100 रुपए की सर्विस ले रहा है, चाहे 10 लाख की ले रहा है, उसको सेम एफर्ट्स मारो उसमें. उसको रेड कार्पेट सर्विस कैसे करें, ही शुड फील कि भाई हाँ आई एम वेलकम्ड हियर, राइट. इफ आई हैव अ प्रॉब्लम आई कैन कम टू दीस गाइस एनी टाइम, राइट. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए जब मैं शुरू में आपको बताया था कि कस्टमर हैप्पीनेस स्कोर will always be the top most priority for Plus, right? And वो हमेशा हम लोग रखेंगे, जो I think majority startups भूल जाते हैं. That's why they feel. हाँ, क्योंकि वो लोग मी टू सर्विस बनाने वाले बहुत कंपनीज है यार, लोग बनाते हैं मी टू सर्विस, और मी टू सर्विस चलती भी है बिकॉज मार्केट इतना बड़ा है इंडिया का, राइट. वहाँ पे एक जैसी 4-5 कंपनीज चल सकती है, राइट, 10 भी चल सकती है, लेकिन अगर आप सर्विस अच्छी दोगे ना, ठीक है, तो इंडियन कस्टमर सर्विस का भूखा है, उसको जहाँ अच्छी मिलेगी वहाँ पे जाएगा, क्योंकि प्राइस तो सेम पे कर ही रहा है ना वो, राइट. तो आप उसको सर्विस अच्छी दो, वो यूजर आपको स्टिक करेगा. आपको क्या लगता है इंडिया एक डेवलप कंट्री कब तक बन पाएगा? हम कहाँ लैग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का जो मोटिव है 2035 का, टू मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन, आई थिंक वो बहुत अच्छे से अचीव हो जाएगा, बिकॉज एक तो उनकी लीडरशिप बहुत अच्छी है, राइट, और दूसरा जिस तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट को और इनोवेशन को अभी सपोर्ट मिल रहा है, राइट. जैसे अभी लास्ट वीक ही सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया है, राइट. Tata is working to launch their own first semiconductor chip by 2026. I think once that starts happening, right, a lot of development outsourcing will start coming to India, just like IT. Right. iPhones have already started manufacturing in India, right? Semiconductors भी अगर इंडिया में बनने चालू होंगे, right, बहुत heavy influx आएगा कैपिटल का, एंड उसके थ्रू बहुत एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, और अगर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, राइट, और इंफ्रा अच्छा है तो आप डेवलप बन जाओगे. आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या असेंबल्ड हो रहा है? मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, आई गेस. नो, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट इफ यू कैन, आई गेस मैन्युफैक्चर हो रहा है. फॉक्सकॉन ने लगाया था, बट लेकिन फिर वो टाटा के साथ पावर होके फैक्ट्री लगी तो है उन लोगों, मे बी असेंबल हो रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, आई नीड टू चेक. बट हाँ, मतलब जिस तरीके से हो रहा है, राइट, उस तरीके से जब भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट होना शुरू होंगी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, राइट, और ताइवान टू इंडिया, आई थिंक दैट शिफ्ट विल हेल्प अस ग्रो फास्टर. क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आप दिल्ली में जाते हो, राइट, दिल्ली में आप हाईवेज पे घूमो, आपको लगेगा ही नहीं आप इंडिया में हो, राइट. वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, एंड दिल्ली के एडजेसेंट सिटीज में भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर,
That is still not there in many countries. So anyways, we are in the path, and right leadership, right innovations, I think will lead there. ऐसे कंपनी की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सोसाइटी के प्रति? है क्या प्रॉफिट ही कमाना है कंपनी का मेन उद्देश्य होना चाहिए, या फिर I think profitable businesses होने चाहिए for sure, ठीक है, but I think it is very important to give back to the society in one way or the other, right? जैसे मैंने आपको बोला कि आप एक अपना incubator start कर सकते हो, right? उस तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि like I support some right set of startups, I employ right set of people, right? And I create value in the entire value chain. So that is very important. एलन मस्क की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे। एलन मस्क जो एआई की बात कर रहे थे, उन्होंने ट्विटर को एक्वायर किया, राइट, और वो बोल रहे हैं कि अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। वहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो? See, I think एलन मस्क एक बहुत ही से पढ़ा लिखा आदमी है, राइट? मैं उसको पढ़ा लिखा ही बोलूँगा, बिकॉज ही डज रिसर्च अ लॉट, राइट? वो खुद बहुत रिसर्च करता है, खुद कोड भी कर लेता है। बट आई थिंक what he will do, I'll tell you, like, he will just open source a few things. वो open source कर देंगे कुछ projects, and it will just change the business model of OpenAI, because he doesn't like OpenAI because it's not open, which is reality. OpenAI open तो है नहीं, right? It will just create a difficult business model for OpenAI. X.AI जो अभी ये लोग रिलीज कर रहे हैं, गोरो नाम है उनके LLM का, जो चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर रहेगा, दे विल जस्ट ओपन सोर्स इट। अभी बहुत सारी कंपनीज आ रही है जो बोल रही है कि एआई का बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, एआई बहुत चल रही है, मतलब चैट जीपीटी का कोर्स ले लो, हमारे कोर्स करने से आपका 10x ग्रोथ हो जाएगा। ये एक्चुअली कंपनी कितना सस्टेन कर पाएगी? क्योंकि एआई तो कुछ, मेरे अभी अपनी बात की तो एआई तो कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ मैथमेटिकल चीज है। नहीं, आई थिंक सर्विसेज तो बिकेगी। हाँ, आज चैट जीपीटी पे बिक रही है, कल किसी और पे बिकेगी। ये लोग and there's nothing wrong against them, to be honest, right? They will create some other courses. They will create तो क्या ये मैथमेटिकल कोर्स खरीदनी चाहिए? हाँ, like see, if it makes your jobs easier, definitely. Like for example, अगर आप एक कॉपी राइटर हो और आपको लगता है कि आप कॉपीज अच्छी बना सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू, तो कर पाए। बट ऑब्वियसली गूगल ने अपने एल्गोरिथम्स ऐसे डिफाइन कर दिए है अपनी अपडेट में कि आप एग्जैक्ट चैट जीपीटी का कंटेंट तो यूज नहीं कर सकते, गूगल पेनलाइज करेगा। तो आपको तो दिमाग लगाना ही है। हाँ, आपका काम थोड़ा फास्ट कर देगा डेफिनेटली, बट या मोटा भाई की बात भी कर लेते हैं। बात आपने बोली नहीं थी। तो जियो स्ट्रेटेजी मतलब बोल रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया, इंटरनेट आप देख लो और प्रीमियर लीग भी आप फ्री में देख लो, सब कुछ देख लो। तो सब कुछ वो एक्वायर करने की बात कर रहे हैं। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या पावर में आना है या पैसा कमाने का है? आपका क्या टेक है इसमें? There's an internal slogan that the entire team has at Mota Bhai is ke data will be the next money, currency, right? And they're not talking about 5, 10, 15 years. No, they're talking about 50 years from now. Right? They have bigger goals, right? So for them, data is everything. They will do everything to make sure that they own majority data. अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अनाउंस्ड प्रोडक्ट्स देखोगे, फ्रॉम ज़ीरोदा टू पेटीएम टू एवरीवन विल बी डेड। अगर उनके ट्री में देखोगे तो उन लोग ने हर चीज़ के लिए एक प्रोडक्ट अनाउंस करके रखा है। दे आर बिल्डिंग 30-40 न्यू प्रोडक्ट्स, राइट? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में, फ्रॉम पेमेंट्स बैंक टू साउंड बॉक्स टू QR कोड टू पेमेंट ऐप टू एवरीथिंग, from trading, mutual funds, stocks, everything, right? I think what they will do, right, and which they have done very good in past few years, is disrupt the pricing, like, table of every other market. Communications में आए, telecom में pricing गिरा दी, right? Now India में data सबसे सस्ता है, right? इंटरनेट का। Similarly, पहले होता यह था कि जो टेलीफोन के तार लगते थे, right? कॉल्स उसके थ्रू जाते थे और डेटा उसके थ्रू ट्रांसमिट होता था, इसलिए डेटा पहले एक्सपेंसिव था। जियो ने बोला छोड़ो नहीं, हम इंटरनेट जहाँ से भेज रहे उसके ऊपर कॉल ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग, तो हमारा सस्ता पड़ेगा। उन लोग ने इंजीनियरिंग करी बहुत अच्छी, ठीक है, सस्ता कर दिया डेटा। सिमिलरली ये लोग हर एक वर्टिकल पे ये करेंगे, बिकॉज दे आर हायरिंग द बेस्ट माइंड्स ऑल्सो। मतलब दे हैव एन एंटायर फैमिली कल्चर, टू बी ऑनेस्ट, इन द टीम, एंड आई थिंक they, for at least in next 20-30 years, they will have a lot of data. I'm glad कि वो लोग हमारे स्पेस में नहीं है, but that's nice. Right. जार की बात आपने करी थी कि जार के फाउंडर आपके फ्रेंड, एंड जार के बारे में बोला जाता है कि अभी they are not earning so much but they are burning so much. So is that true? See, I think
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन फिनटेक दैट फिनटेक में दो तरीके के मॉडल्स हैं, राइट? एक तो आप डिपेंडेबल फिनटेक बनाओ, डिपेंडेंसी ड्रिवन फिनटेक बनाओ, जो इंश्योरेंस स्पेस में भी आता है या पेमेंट स्पेस में आता है, राइट? दूसरा है आप डिस्ट्रीब्यूशन फोकस फिनटेक बना रहे हो, राइट? जैसे फोन पे ने किया, क्रेड ने किया, राइट? इज व्हाट जार इज आल्सो ट्राइंग टू डू, राइट? व्हिच इज दे आर डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, business later company, right? They created a massive distribution now, 15-20 million users now on their property, right? Now they will start monetizing, and I have no doubt in the ability of the founders, especially Misbah and Nischay, right? That they won't do it. They'll do it pretty well. क्रेडिट के बारे में भी आपने सुना है, Right. क्रेडिट बहुत पैसा बर्न करना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बहुत सॉलिड है। आपको लगता है कि ये कंपनी वास्तव में प्रॉफिटेबल कंपनी बन पाएगी या हमेशा डेट वाले लूप में ही फंसी रहेगी? नहीं, definitely. I think, again, big believer in Kunal Shah, right? People are definitely seeing कि यार इसका बर्न इतना ज़्यादा है, रेवेन्यू इतना कम है, बट लोगों को ये नहीं दिख रहा कि 3 साल से उसका रेवेन्यू भले ही सेम रहा हो, लेकिन उसका बर्न कम होते रहा 3 साल, राइट? It's in no time, I think in next 3 to 4 years, right? Cred will become profitable. They will touch $1 billion in revenue for sure. अगर आप उनके numbers देखोगे, right? They are on the right track. They are trying to become single app for credit-worthy finance people, right? And they will become that. One thing that Cred has done amazingly well is crack the user experience, राइट। right? बट मेरे को सही नहीं लगा, जैसे मतलब जैसे मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मेरे पास 25 क्रेडिट कार्ड होंगे कम से कम, सबको यूज़ कर रहा था। वो जो मनी का ट्रांजेक्शन है जो मैं करता हूँ, पेमेंट देता हूँ, वो बैंक के थ्रू करता हूँ तो तुरंत हो जाता है, सेकंड्स में होता है। यहाँ पे करता हूँ तो Time मेरे को लगता है। बहुत टाइम लग जाता है, और कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत अटक गया हूँ। हाँ, इनकी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, जो सर्विसेज ही बिल्ट ऐसी है, राइट? कि इट टेक्स टाइम। मतलब ये सर्विसेज, सी आप बैंकिंग के साथ जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपको ये भी समझना है कि बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अपडेटेड, राइट? इट्स अ लाइक एंशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी कभी तो मेन फ्रेम पे बना होता है, राइट? तो ये सब चीज़ों में सर्विस इश्यूज आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, बट द बेस्ट पॉइंट इज दैट लाइक इफ इट टेक्स टाइम, support team of Cred will be there to help you out, हाँ, है ना? तो that is something that it helps for sure. AI की हम आप बात कर ही रहे हो, तो इंडिया के राइट डायरेक्शन में जा रहा है AI को लेके? I think पूरी AI की जो रेस चल रही है ना, ये फंक्शनली फ्लॉड लगती है मुझे। फंक्शनली फ्रॉड लगती है, फ्लॉड, क्योंकि डायरेक्शन ही गलत है। AI was never built meant to become a chatbot. आज जितने भी AI के एप्लीकेशन आप देख रहे हो, राइट? या तो इमेजेस जनरेट हो रही है, वीडियो जनरेट हो रहा है, या तो लोग अभी भी चैट ड्रिवन फीचर्स बना रहे हैं, राइट? LLMs rather, right? Large language models. I don't think that is the right direction to operate in. मैं AI में 7-8 साल काम किया है, राइट? 2014 से 2021 तक के, राइट? मैंने AI में ही काम किया है ना। What I understand is कि LLMs and generative AI बोलने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आज भी ऐसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है जो ये मॉडल सॉल्व नहीं कर सकते, पहले उनको सॉल्व करो यार। मतलब जो रियल एप्लीकेशन है पहले उनको सॉल्व करो, देन बाकी सब बज़वर्ड्स पे फोकस करो। मतलब रियल लाइफ एप्लीकेशन सॉल्व हो नहीं रहे, ठीक है, और आप इतने बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहे हो, ठीक है, हज़ारों करोड़ रुपए उठाने की बात कर रहे हो, बिकॉज टू बिल्ड एन LLM इट्स एन एक्सपेंसिव जॉब, आपको करोड़ों रुपए चाहिए, राइट? और वो LLM भी बेसिक चीज़ें सॉल्व नहीं करेगा आपकी, ठीक है? यू नीड अ कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट ऑन दैट। वहीं पे आज एक पेप्सी की लाइक फैक्ट्री में देयर आर सो मेनी यूज केसेस जो बेसिक मॉडल्स अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनको तो इम्प्रूव कर नहीं रहे, हम लोग दूसरी चीज़ों में जा रहे हैं। तो मैं तो मतलब नॉन बिलीवर हूँ करंट डायरेक्शन का ऑफ AI, बहुत गलत डायरेक्शन है। मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि AI वॉन्ट रिप्लेस यू बट ए पर्सन यूजिंग AI विल रिप्लेस। हाँ, आपका कमेंट उसमें? करंट तरीका जैसे चल रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। जॉब्स है, सबकी है, सबकी रहेगी, सबकी रहेगी। मतलब अभी कंटेंट क्रिएटर में भी, कंटेंट क्रिएशन में भी अगर देखा जाए तो AI मतलब जो बकवास कंटेंट देख है, रहे आपकी हैं, क्वालिटी देखी तुमने जो AI कंटेंट बना रहा है? बेकार है, बकवास है एक नंबर का। तो ये तो कुछ टेंशन नहीं पैदा करेगा? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सेफ आप लोग। और कुछ AI के बारे में बता सकते हो? आपने AI के बारे में इतनी 7-8 साल पढ़ाई कर, मतलब स्टडी करी इसके बारे में, है ऐसा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो आप बताना चाहते हो? AI का जो कॉन्सेप्ट है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, टू बी ऑनेस्ट है ही नहीं कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ है ही नहीं। मतलब अभी जो मॉडल्स एग्जिस्ट करते हैं
मैं करंट जनरेटिव एआई सो कॉल्ड को हटा दूँ अगर, ठीक है, सब रिग्रेशन नेटवर्क्स और मैथमेटिकल मॉडल्स है, राइट, जो चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, एंड वो यूज़ केस डिफरेंट है, राइट। आप इंडस्ट्री फोकस्ड यूज़ केस को बिल्ड करो, सॉल्व करो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और वहीं पे अगर आप एक जनरल जो कॉन्सेप्ट है, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, वो वेरी फार टू अचीव, एटलीस्ट 20-30 साल और। मैंने एक मैं जिस फैशन इंडस्ट्री में भी काम करने लगा हूँ मैं, तो वहाँ पे कपड़े पे प्रेस होती है, मतलब तो बोल रहे हैं कि एक ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में, इसको आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है कि कोई कोई मशीन या फिर कोई एआई टूल ऐसा बने कि वह तुरंत प्रेस कर पाए। वहाँ पे आज भी ह्यूमन इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है कि मतलब जितना जल्दी इंसान प्रेस कर लेता है उतना जल्दी वो रोबोट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो नहीं हो सकती। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको तो एआई के थ्रू लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी राइट नाउ। और मतलब वैसे ही, मतलब काफ़ी, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इज दिस रियल एआई जहाँ पे हम बात करें कि यहाँ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग सकती है, जो मैं एक यूज केस लेके चला हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो नहीं, मतलब वहाँ पे डेफिनेटली आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जहाँ आयरनिंग हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको अच्छी आयरनिंग करनी है, आप स्टीम आयरन यूज़ करोगे, ठीक है। स्टीम आयरन से क्लोथ का फैब्रिक भी अच्छा रहता है और लेकिन वो भी अच्छा रहता है। तो स्टीम आयरन तो आप, लेकिन वो 4 रॉड्स जिसमें से स्टीम निकल रही है, जिसमें आप बस शर्ट अटका, वो स्टीम फेंकेगा अपने आप, अच्छा हो गया, आप निकाल के फोल्ड करवा, राइट। तो टेक्नोलॉजी से फास्ट हो सकती है प्रोसेस, फॉर श्योर, राइट। हाँ, एआई नहीं लाइक यहाँ पे तो कोई एक ऐसा यूज केस बताओ जहाँ पे एक्चुअली एआई वर्ड जो बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि आपने बातों से बोले कि सब मैथमेटिकली चीजें चल रही है, राइट। एआई कहाँ यूज कर जाए। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बड़ा फनी है, ठीक है। जापान में ना एक यूज़ केस चल रहा था। उन लोग ने एक, वो थी मशीन थी, कन्वेयर बेल्ट था, ठीक है। वहाँ पे प्लास्टिक के कार्टन होते हैं ना, उसमें कोल्ड ड्रिंक भरनी थी, कोल्ड ड्रिंक या किसी जूस को भरना था। तब उन लोगों का यूज़ केस था कि कभी कभी मशीन के फॉल्ट की वजह से कुछ कार्टन्स में कोल्ड ड्रिंक भरती नहीं है, ठीक है, और वो कार्टन पैक होके चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे उनका पिलफरेज लॉस है कि कुछ कार्टन खाली चले आ रहे हैं, ठीक है। तो वो यूज़ केस आया कि भाई इसको सॉल्व करना है चीज़ों से, ठीक है। वो पूरे दुनिया भर में घूमे, ठीक है। काफ़ी पैसा खर्च किया कि कन्वेयर बेल्ट में नीचे सेंसर लगा देते, जहाँ पे वेट कम लगा वो वहाँ पे स्टॉप हो जाए, ये डब्बे को हटा दे, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बोले फ्रूटी वालों के आप कैसे कर रहे हो करके, ठीक है। उसने बोला कुछ नहीं, ये बंदा है, इसने फ़ैन लगा के रखा है, खाली डब्बा अपने आप बाहर गिर जाता है। वाओ, ठीक है, तो मतलब जरूरत नहीं आ जाएगी कि टेक्नोलॉजी की जरूरत हो, मतलब इफ इट्स सिंपल, कॉमन सेंस भी कॉमन सेंस से सॉल्व कर लो, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि हर चीज आप रोबोट से सॉल्व करवाओ, तो दैट्स देयर। आपने फिल्म मेकिंग में भी काम किया है, राइट। कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी की ब्रांड स्टोरी और ब्रांड स्टोरी फिल्म कस्टमर को प्रोजेक्ट करने के लिए? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बहुत अच्छे स्पीकर है गैरी वेनरचक, राइट। उनका एक स्टेटमेंट है और फिर कुणाल शाह का एक स्टेटमेंट है, विच इज, गैरी वेनरचक बोलता है कि एवरी कंपनी नीड्स टू बी अ मीडिया कंपनी। दैट मीन्स दे नीड टू क्रिएट कंटेंट दैट रिलेट्स टू देयर ऑडियंस. It's very important. Right. And similarly, Kunal Shah says that every company will eventually become a fintech company. Right? So I think ये दोनों statements बहुत true है. For us, it's very important to create relevant content for our audience. Right. And at the same time, for us, it's very important to stay relevant in the fintech ecosystem. आप मेरे से promise करो, आप हमारे साथ काम करोगे आप? हाँ, definitely, definitely. एक छोटा सा रैपिड फायर खेलेंगे, आपसे कुछ 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा. Sure, sure. डॉक्यूमेंट्रीज इंडिया में सेलिब्रेट क्यों नहीं किए जाते हैं? डॉक्यूमेंट्रीज इंडिया में एंटरटेनमेंट बिकता है, डॉक्यूमेंट्रीज एंटरटेनमेंट नहीं होती है, वो इंफॉर्मेशन ड्रिवन होती है। तो इंडिया में इंफोटेनमेंट अभी तो चलता नहीं है, एंटरटेनमेंट चलता है। द सक्सेस बिहाइंड साउथ इंडियन सिनेमाज? आई थिंक दे नो हाउ टू सेलिब्रेट एक्टर्स। दे इंडिया में हर किसी को लगता है कि वो एक हीरो है, मन में एक स्टोरी चलती है ना, ठीक है। और वहाँ पे हीरो को एज अ गॉड फिगर दिखाने का बहुत अच्छे से चीज़ उनने क्रैक करी है। सो एवरी हीरो इन अ मूवी इज़ अ गॉड कैरेक्टर। वो पैर ऐसा पटकेगा तो पूरे ऐसी आंधी आएगी, राइट। लोगों को वो अच्छा लगता है, लोगों को लगता है कि वो लोग भी ये कर सकते हैं। और साउथ सिनेमा कभी चेंज नहीं होगा, वही उन्होंने वही अपना मोट रखा है। आप इंडियंस लेकिन हिंदी मूवीज उसको कॉपी कर रही है। इंडियंस मसाला फिल्म्स में क्यों ऑब्सेस्ड है? लेकिन हम हर किसी के लाइफ में इतने पंगे हैं,
उन लोगों को लगता है कि यार कुछ मसाला देख के चिल हो जाए, रात में एक पैग मारेंगे सही हो जाएगा, खुश। 5 ऐसी फिल्म जिसने आप पे इम्पैक्ट डाला हो। मैन फ्रॉम अर्थ, ठीक है, स्टार वॉर्स, उसके बाद सोशल नेटवर्क, रॉक ऑन, अभी रिसेंटली आई है डून। ये पांचों आपको बहुत ज्यादा याद है, दैट्स मींस आप पे ज्यादा ही इम्पैक्ट हुआ हाँ, है। एक क्या? और इंटरस्टेलर, या साउथ इंडियन सिनेमा और बॉलीवुड, और वाई? ऑलवेज तेलुगु मूवीज, आई लाइक देम। आर यू तेलुगु? नहीं, I'm not Telugu. I am a Marathi guy. I like Telugu movies because, like, you know, they express emotion, especially love, pretty amazingly. फाउंडर्स आजकल कंटेंट क्रिएटर भी हैं, आप क्यों नहीं है? आपका बैकग्राउंड फिल्म मेकिंग में है। Right. See, honestly, I think I like creating content. Like, you know, at times I don't want to be the face because it's easier. I want to execute well, right, and make sure that my product becomes my face instead of me. फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर को कंटेंट क्रिएट करना जरूरी है फॉर पर्सनल ब्रांडिंग। Yes. For me, that channel is LinkedIn. I am not an Instagram guy. किसी बॉलीवुड फाउंडर्स को आप पर्सनली जानते हो क्या? हाँ, नाम नहीं लूंगा, बैठा बता दीजिए, है काफी celebs है। एक दो बताओ। नहीं, काफी। हम बात करेंगे ना। फिर भी आप किसी को फोन लगा सकते हो अभी? आप फोन नहीं उठाएंगे? उनके मैनेजर्स ही होते हैं सब, तो डायरेक्ट मीटिंग तो बड़ी डिफिकल्ट होती है, मैनेजर्स के थ्रू ही होता है जो भी होता है। अगर कल आपके पास सब कुछ छिन जाए, हाँ, पैसा, कंपनी, एवरीथिंग, तब आप क्या करेंगे? I'll do something else. मतलब I know that I have my wife, I have my family, right? ये कंपनी नहीं, कुछ और सही बिल्ड तो हो ही जाएगा। कुछ तो करेंगे सही। हाँ, कुछ तो हो ही जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। Awesome. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे एंड आई हैव अ ग्रेट लर्निंग्स टुडे। Same here, sir. It was fun. हाँ, मेरे को आपको कनेक्ट करना है अपनी टीम से। Done. Great, I will do that. थैंक यू सर, थैंक यू। It will be great. काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके, 2 घंटे हमने 3 घंटे निकाले।